वो सबसे बड़े मॉन्स्टर टावर का फाइनल बॉस था। और सच कहें तो वो बुरी तरह से बोर्ड था, बस एक ही वजह से। जो भी हंटर उसे हराने आता वो इतना कमजोर होता कि बैफोमेट को थोड़ा भी खेलने का मौका मिलने से पहले ही मर जाता। फिर भी लोग आते रहते थे। एक दिन एक बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बूढ़ा हंटर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन आया, और एनिवर्सरी की जगह उसका फ्यूनरल हो गया। एक छोटी लड़की जो खोई हुई होने का नाटक कर रही थी, उसने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गई। बैफोमेट ने उसे भी मार दिया। और भी हंटर्स आए, कोई टुकड़ों में कट गया, कोई अपनी ताकत साबित करने के लिए तड़पता रहा, लेकिन बैफोमेट ने सबको बिना मेहनत के हरा दिया। उसे जरा भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। वो टावर छोड़ना चाहता था, लेकिन चेंबर डोर अंदर से खुल ही नहीं सकता था। कोई रास्ता नहीं, कोई एस्केप नहीं। उसे बस नए चैलेंजेस का इंतजार करना पड़ता था। बोरियत मारने के लिए उसने सब कुछ किया, यहां तक कि डोर पर जोर जोर से मारना भी। फिर एक दिन एक मरे हुए हंटर का गिरा हुआ फोन अचानक बज करने लगा। क्यूरियस होकर बैफोमेट ने उसे उठा लिया। तभी अगला हंटर अंदर आया, अपने आप को फ्यूचर का सबसे बड़ा वॉरियर बता रहा था। बैफोमेट ने उसे आसानी से हरा दिया और उससे फोन के बारे में पूछा। उसे पता चला कि फोन फेस अनलॉक से खुलता है, तो बैफोमेट ने उस हंटर का म्यूटेटेड सिर इस्तेमाल करके फोन खोल लिया। तभी वो आदमी हमला करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि बैफोमेट डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन बैफोमेट उसे बिना देखे ही मार देता है। अब बैफोमेट हर हंटर के गिराए हुए आइटम्स जमा करने लगा। ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स उसे बहुत फैसिनेटिंग लगने लगे। उनसे उसे इंसानों की दुनिया, उनकी हैबिट्स और उनकी स्टोरीज के बारे में पता चलने लगा। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, और साथ ही बाहर की दुनिया देखने की उसकी इच्छा भी। इन आइटम्स से उसने सीखा कि इंसान गॉड में बिलीव करते हैं और अपनी विशेस के लिए प्रे करते हैं। एक दिन बैफोमेट ने भी प्रे किया कि वो इंसान बन सके, बस एक बार ही सही। लेकिन तभी फोन की बीप ने उसका ध्यान तोड़ दिया। उसे किसी के आने का एहसास हुआ। वो अपने थ्रोन पर सीधा बैठ गया। उसने इंतजार किया, लेकिन अब वो फीलिंग उसे एक्साइट नहीं करती थी। बार बार हंटर्स को मारने का साइकिल अब बोरिंग हो चुका था। अब वो बस चाहता था कि अगला हंटर जल्दी मरे और उसका आइटम मिल जाए। जैसे ही उसने अंदर आते हुए उस फिगर को देखा, उसे उसकी पावर महसूस हो गई। उसने तुरंत खुद को हंटर की स्वॉर्ड से डिफेंड किया। उसने हमला किया, लेकिन हंटर हवा में उछल गया। हंटर ने काउंटर अटैक किया, और तभी बैफोमेट समझ गया, ये वाला अलग है, ये वर्थ इट है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर उनके ब्लेड्स टकरा गए। लड़ाई के दौरान बहुत लंबे समय बाद बैफोमेट को फिर से एक्साइटमेंट महसूस हुई। उसने अपनी चेन्स एक्टिवेट की, लेकिन हंटर ने उन्हें आसानी से डॉज कर दिया। बैफोमेट उसके पीछे प्रकट हुआ, लेकिन हंटर ने उसकी मूवमेंट महसूस कर ली और फिर से ऊंची छलांग लगा दी। अगले ही पल हंटर ने उसे जमीन पर पटक दिया और फाइनल स्ट्राइक देने की तैयारी कर ली। उस हंटर को देखते हुए बैफोमेट के दिल में जेलसी आई उसकी स्ट्रेंथ से, लेकिन वो उठा, अपनी ब्लेड घुमाई और फिर से अटैक के लिए तैयार हो गया। हंटर ने सामने से उसका सामना किया। कुछ पलों के लिए टावर में सिर्फ ब्लेड्स की टकराहट की आवाज गूंजती रही। बैफोमेट सोचने लगा, क्या सच में कोई इंसान मुझे हरा सकता है? उसने अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी। अनगिनत ब्लेड्स हंटर की तरफ भेज दी। हंटर ने हर एक को अपनी एनर्जी से रोक दिया। बैफोमेट ने अपनी सुप्रीमेसी डिक्लेयर की, लेकिन हंटर ने उसे टॉन्ट किया, इतनी पावर के बाद भी तू यहाँ का प्रिजनर ही है। ये सुनकर बैफोमेट सन्न रह गया। हंटर ओवरवेलमिंग ताकत के साथ आगे बढ़ा। बैफोमेट के मन में सवाल उठा, क्या वो सच में माइटी है या बस इस जगह का टॉय? अगले ही पल हंटर का हमला उसकी स्किन को काट गया। पहली बार बैफोमेट ने मान लिया, ये इंसान स्ट्रांग है और फ्री है, कोई टॉय नहीं। उसी पल बैफोमेट की एक ही विश थी, इस लड़के जैसा बनना, इस टावर से बाहर निकलना, फ्री होना, स्ट्रांग होना। उसे पता भी नहीं चलता और उसकी आंखों के सामने चुपचाप एक क्वेस्ट आ जाता है। अगले ही पल हंटर उसे मार देता है, और उसके तुरंत बाद हंटर को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने आखिरकार एबिसल टावर को कॉन्कर कर लिया है और अब टावर जल्दी ही कोलैप्स होने वाला है, इसलिए उसे तुरंत बाहर निकलना होगा। लेकिन हंटर को यह नहीं पता था कि बैफोमेट अभी जिंदा था। जैसे ही हंटर मुड़कर जाने लगता है, बैफोमेट का हाथ उसकी ब्लेड को कसकर पकड़ लेता है। कुछ समय बाद टावर के रुइन साफ करने के लिए वर्कर्स आते हैं। वो अनगिनत हंटर्स की लाशें इकट्ठा करते हैं जिन्होंने टावर को जीतने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। तभी उनमें से एक वर्कर को रबल के बीच एक फिगर दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद कोई सर्वाइवर है और उसे आवाज देता है। वो फिगर कोई और नहीं, बैफोमेट होता है। उसके दिमाग में उसकी आखिरी यादें फ्लैश होने लगती हैं। उसे याद आता है कैसे वो हंटर के पीछे उठ खड़ा हुआ था। ठीक उसी पल जब हंटर एक और अटैक की तैयारी कर रहा था, बैफोमेट ने अपनी पूरी ताकत से काउंटर किया। अपने नंगे हाथ से हंटर के शरीर को भेद दिया और उसका दिल कुचल दिया।
उसी पल उसने हंटर को मार दिया और ये भी समझ लिया कि वो खुद बच चुका है। अब वर्कर्स उससे उसका नाम पूछते रहते हैं, लेकिन बैफोमेट कुछ कह नहीं पाता। वो अपनी नई बॉडी को हैरानी और औ से देखता रहता है। फिर उसे याद आता है वो मेन क्वेस्ट जो उसे मिला था, हंटर रेवन को मारना, ताकि उसकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो सके। क्वेस्ट कंप्लीट। वो ऊपर देखता है, अपना नाम बताता है और उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो अब ह्यूमन है। इस दुनिया में हंटर्स वो फाइटर्स होते हैं जो गेट्स और टावर्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। पहले इस प्रोफेशन को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, जब तक गेट शॉक इंसिडेंट नहीं हुआ, एक टावर क्लियर नहीं हो पाया और डिमोनिक बीस्ट्स असली दुनिया में निकल आए। उन्होंने इंसानों की 1/3 आबादी को मार डाला। इस डिजास्टर के बाद ही लोगों ने हंटर्स को सीरियस लेना शुरू किया और टावर्स क्लियर करने की ट्रेनिंग देने लगे। हजारों को मारने वाला एबिसल टावर का डरावना फाइनल बॉस बैफोमेट आखिरकार इंसान बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने विश की थी। शुरू में लोग सोचते हैं कि वो हंटर है जिसने टावर क्लियर किया है, लेकिन जब वो अपनी कोई स्ट्रेंथ प्रूव नहीं कर पाता तो लोग उसे फ्रॉड कहने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वो एक छोटी सी बैक एली गैंग का लीडर बन जाता है। लो लेवल वॉनबीज की गैंग। एक नया इनएक्सपीरियंस्ड माइनर काम पर आता है। उसका बॉस उसे समझाता है कि माइनिंग आसान है और वो जल्दी सीख जाएगा। लड़का बड़े बड़े माइंस देखकर हैरान हो जाता है। बॉस बताता है कि हंटर्स ने डिमोनिक बीस्ट्स को मार दिया है, इसलिए टनल सब सेफ है। लड़के को एरिया डी में भेजा जाता है जहां रेयर जेम्स मिलते हैं। तभी बैफोमेट अपनी गैंग के साथ वहां आता है। उसके लोग रास्ता साफ करते हैं। लड़का पूछता है कि ये लोग कौन है। बॉस धीरे से कहता है, ये बैड टेम्पर्ड थग्स हैं, खासकर बैफोमेट, इन्हें प्रवोक मत करना। लड़का हैरान होता है कि मैनेजर इन्हें टॉलरेट कैसे करता है। बॉस जवाब देता है कि फोरमैन खुद इन्हें चाहता है क्योंकि ये लोग बेहद एफिशिएंट है। थोड़ी देर में वही फोरमैन आता है, उनके काम से खुश होता है और सैलरी बांटता है। रेट्रो अपनी पे को लेकर कंप्लेन करता है। जब फोरमैन कहता है कि बैफोमेट की सैलरी उसे भेज दी जाएगी तो बैफोमेट थोड़ा फ्लिंच करता है। फोरमैन के जाने के बाद गैंग उसे खाना खिलाने या बात कराने की ऑफर करती है। एक क्यूरियस लैकी पूछ बैठता है कि बॉस अपने पैसे करता क्या है। दूसरा उसे थप्पड़ मार देता है, ज्यादा पूछताछ मत कर। बैफोमेट को वो स्कैमर डॉक्टर याद आ जाती है जिसने टावर से निकलने के बाद उसका इलाज किया था। पैसे ना होने पर उसने कहा था कि मेडिकल डेट चुकाने के लिए लेबर वर्क करना पड़ेगा और वो अब तक वही कर रहा है। जॉब ढूंढना मुश्किल था क्योंकि सब उसे पहचानते थे और फ्रॉड कहकर मजाक उड़ाते थे। लगातार बुलिंग के बाद एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने पलटकर लड़ाई की और सबको हरा दिया। उसके बाद जो भी उसे गलत नजर से देखता वो पिटता और इसी तरह बैफोमेट एक थग गैंग का लीडर बन गया। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद ये वो जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने इंसान बनने का सपना देखा था। अचानक एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और एक माइनर पर हमला कर देता है। ठीक वक्त पर हंटर्स आकर उसे बचा लेते हैं। वो सबको चेतावनी देते हैं कि इस अनक्लियर्ड सेक्शन में कोई भी एंटर न करे। उनकी पावर को देखकर बैफोमेट के दिल में एक गहरी लॉन्गिंग उठती है। उसे एहसास होता है कि असल में वो जिस चीज को चाहता है वो ताकत ही है। उसे याद आता है कि उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी है और उसे इस बात का अफसोस होता है कि वो किस तरह का इंसान बन गया है। ये वो नहीं है जो उसने विश किया था। उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, रेवन, वही इंसान जैसा वो बनना चाहता था। बैफोमेट के लैकीज उसका उदास मूड नोटिस कर लेते हैं और उसे दिलासा देते हैं। वो कहते हैं कि वो हंटर्स से कहीं ज्यादा कूल है। वो हंटर्स का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उनकी ताकत सिर्फ अवेकनिंग की वजह से है और उसके बिना वो बस नॉर्मल लोग हैं जिन्हें आसानी से पीटा जा सकता है। बैफोमेट बाहर से सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रेवन याद आता है, एक ऐसा हंटर जो सच में पावरफुल था और जिसने इन बातों को गलत साबित कर दिया था। एक और लैकी बोलता है कि हंटर्स इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि वो पेंट हाउस में रहते हैं। बैफोमेट को समझ नहीं आता कि टॉप फ्लोर इतना स्पेशल क्यों होता है। कोई और जोड़ता है कि हंटर्स अपने पैसे के लिए मेहनत भी नहीं करते, उनकी पावर्स ही सब कुछ कर देती है, जबकि जो लोग मेहनत से कमाते हैं वो ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ये बात बैफोमेट के दिल को गहराई से छूती है। पहली बार उसे पैसे की वैल्यू समझ आती है। पहली बार वो समझता है कि अपनी मेहनत से कुछ कमाने का क्या मतलब होता है। एक लैकी देखता है कि बैफोमेट थोड़ा फ्लस्टर्ड है और उसे टीज करता है। तभी उसे एहसास होता है वो मुस्कुरा रहा है। उनकी बेवकूफ सी बातें उसे सच में अम्यूज कर रही थी। एक्साइटेड होकर लैकीज आपस में कंपीट करने लगते हैं कि कौन उसे सबसे ज्यादा हंसाएगा। वो तय करते हैं कि जो सबसे फनी होगा उसे पैसे का सबसे बड़ा शेयर मिलेगा। उन्हें देखते हुए बैफोमेट के सीने में एक गर्म सी फीलिंग उठती है। ये वही फीलिंग थी जो उसे पहले सिर्फ बैटल के समय महसूस होती थी, जब वो रेवन से लड़ा था। ये जॉय था। उसे एहसास होता है कि इंसान बनकर वो बिना लड़े भी खुशी महसूस कर सकता है
और यही सोच उसे सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। वो समझ जाता है कि जिंदा महसूस करने के लिए सिर्फ पावर जरूरी नहीं होती। अचानक एक लैकी उससे उसका नाम पूछता है। बैफोमेट जवाब देता है कि वो अब वो नाम इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनकर लैकी चौंक जाता है और कहता है कि इससे वो और भी मिस्टीरियस लगता है। फिर वो लैकी उसे अपना नाम ऑफर करता है। वो कहता है कि वो कभी अपने पेरेंट्स दिए हुए नाम पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन अगर बैफोमेट उसे इस्तेमाल करे तो उसे खुशी होगी। क्यूरियस होकर बैफोमेट पूछता है उसका नाम क्या है। लैकी हंसकर कहता है कि वो उसे कई बार बता चुका है, लेकिन बैफोमेट भूल गया है। वो नाम दोहराने ही वाला होता है कि बूम, उनके पीछे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। अगले ही पल वो लैकी ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और आग में निगल लिया जाता है। कुछ देर बाद बैफोमेट की आंख खुलती है। उसके शरीर के एक साइड में तेज दर्द जलने लगता है। अगले ही पल जो वो देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। लोग जिंदा जल रहे हैं, मदद के लिए चीख रहे हैं। हवा में धुएं और खून की बदबू भरी हुई है। जमीन पर पड़े हुए बॉडीज के बीच उसे अपने साथियों की जली हुई लाशें दिखती हैं। वो नीचे देखता है, उसके हाथ खून से भीगे हुए हैं। उसके पास ही उसके लॉयल लैकी की लाश पड़ी है। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। फिर मेमोरीज फ्लैश होती हैं। वही खोखली डिसअपॉइंटमेंट जो उसे तब महसूस होती थी जब कोई फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, जब उसका टॉय टूट जाता था खेलने से पहले ही। लेकिन इस बार ये बोर्डम नहीं था, ये फ्यूरी थी। वो लड़खड़ाता हुए खड़ा होता है, गुस्से से कांपते हुए चिल्लाता है, ये सब किसने किया? उसी वक्त दो सी क्लास हंटर्स एक डेस्परेट फाइट लड़ रहे होते हैं। उनके सामने खड़ा होता है असली कल्प्रिट, एक आदमी जो माइनर का डिस्गाइज पहने हुए है और मुस्कुराते हुए कहता है कि यह ट्रिप पूरी तरह वर्थ इट था। तभी एक हंटर समझ जाता है कि वो कौन है, एक स्कैवेंजर, एक ऐसा हंटर जो दूसरे हंटर्स को मारकर उनका लूट चुराता है। वो आदमी जोर से हंसता है और कहता है कि हंटर सिर्फ हाफ राइट है। मेल हंटर चारों तरफ नजर दौड़ाता है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद अभी भी कोई सर्वाइवर जिंदा हो। लेकिन फीमेल हंटर जोर देकर कहती है कि उन्हें लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। जब वो हिचकिचाता है तो वो उस पर चिल्लाती है, उसे याद दिलाती है कि उन्होंने हंटर्स के रूप में सिविलियंस की प्रोटेक्शन की कसम खाई है। वो पलटकर कहता है कि वो लोग बी क्लास हंटर के सामने टिक नहीं पाएंगे, उन्हें पीछे हटना चाहिए और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स से बैकअप बुलाना चाहिए। उनकी बहस अचानक रुक जाती है। स्कैवेंजर अचानक हमला कर देता है। वो उनकी बेकार की चैटर का मजाक उड़ाता है और उसकी ब्लेड हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। महिला गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन आदमी शांत रहते हुए उसे वार्न करता है, जल्दबाजी ही हंटर्स की मौत की वजह बनती है। वो संभल भी नहीं पाती कि स्कैवेंजर की स्वॉर्ड उसकी टांग पर वार करती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। बिना समय बर्बाद किए स्कैवेंजर डार्क पोर्टल्स खोलता है और अपने मिनियंस को बुला लेता है। साए की तरह वो पूरे एरिया में फैल जाते हैं। फिर उसकी नजर घायल लड़की पर जाती है। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि वो कितना लकी है कि एक को जिंदा पकड़ लिया। लड़की डर से कांपने लगती है। जलती हुई माइन में उनकी हंसी गूंज रही होती है। कांपती आवाज में वो पूछती है। आदमी फिर से ग्रिन करता है और कहता है कि तू भी सिर्फ हाफ राइट है। वे बताते हैं कि वो स्कैवेंजर्स बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। जो सच वो बताता है उससे लड़की की रूह कांप जाती है। वो उन पर चिल्लाती है, लेकिन कुछ आदमी पहले ही उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनका बॉस आराम से सिगरेट जलाता है। एक लैकी हंटर्स के एक्सपेंसिव वेपन्स की तरफ इशारा करता है। बॉस हाथ हिलाकर मना कर देता है, उन्हें छोड़ दो, ये बाउंड आइटम्स हैं। वो समझाता है कि बाउंड आइटम्स सिर्फ उनके असली मालिक के लिए काम करते हैं, कोई और इस्तेमाल करे तो उनकी पावर 0% हो जाती है। इस बीच लड़की अभी भी रो रही होती है, जो उसके कैप्टर्स को इरिटेट कर देती है। एक आदमी घुर्रा कर कहता है, चुप रह, तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। बॉस काली हंसी हंसता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी की सारी लत पहले ही इस्तेमाल कर ली है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, उसका सर हवा में उड़ जाता है। एक ही झटके में साफ कट। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे लड़के बैफोमेट ने किया होता है। वो एक बाउंड वेपन पकड़े होता है। बिना रुके वो दूसरे गून को भी घोंप देता है और गरज कर पूछता है, ये तबाही किसने मचाई? उसी पल उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमकता है, हिडन क्वेस्ट, फील रेज ऑन बिहाफ ऑफ अ ह्यूमन। जैसे ही क्वेस्ट पूरा होता है, उसके शरीर में पावर दौड़ जाती है। वो अपनी वेपन कसकर पकड़ता है और गुस्से से दहाड़ता है।
मेरे टॉयज तोड़ने की हिम्मत किसने की? वो अपने मरे हुए लैकीज की तरफ इशारा करता है। दिखाया जाता है कि अचानक बैफोमेट आगे बढ़ता है और गिरे हुए हंटर की स्वॉर्ड उछा लेता है। उसका सिस्टम वार्निंग देता है अगर वो किसी और का बाउंड आइटम इस्तेमाल करेगा तो परफॉर्मेंस जीरो हो जाएगी। लेकिन तभी एक सिस्टम एरर होता है। एक तरह का चीट कोड एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो वेपन को छूता है उसकी पावर अवेकन हो जाती है। मास्टर ऑफ वेपन्स। अब वो स्टील स्किल इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों के आइटम्स भी चला सकता है। वो उस गून का सर काट देता है जिसने लड़की को पकड़ा हुआ था। बॉस तुरंत उसकी प्रेजेंस महसूस करता है। बैफोमेट फिर से गरजता है, मेरे टॉय को किसने तोड़ा? बॉस को यकीन नहीं होता कि कोई सर्वाइवर बचा है। बैफोमेट सीधे पूछता है, क्या तू कल्प्रिट है? बॉस उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो टॉयज से खेलने की उम्र पार कर चुका है। फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि लड़ाई के लिए रेडी हो जाए और मन ही मन सोचता है कि बैफोमेट शायद कोई हंटर है जो डिस्गाइज में है। जो भी हो, बॉस तय करता है कि पहले देखेगा ये लड़ता कैसे है। गूंज उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और बैफोमेट एक को पलक झपकते ही मार देता है। एक और आदमी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन बैफोमेट बीच वार में ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसकी इतनी डेडली एफिशिएंसी देखकर बॉस के दिल में रोमांच दौड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसे एक जैकपॉट मिल गया हो। बॉस तुरंत हमला करता है लेकिन हमारा लड़का उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। बॉस ध्यान से उसे देखने लगता है, सोचता है कि आखिर ये किस क्लास का हंटर हो सकता है। तलवारों के क्लैश के दौरान उसे लगता है कि शायद बैफोमेट सी क्लास का होगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी कॉम्बैट स्पीड देखता है उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। ये उससे कहीं ऊपर है। बॉस फिर से हमला करता है। उसकी ब्लेड बैफोमेट के चेहरे को हल्का सा छूती है, एक पतली सी स्क्रैच छोड़ते हुए। बॉस अभी भी डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है। इतना ताकतवर इंसान खुद को गून बनाकर क्यों छुपाएगा? उसे लगता है शायद वो लूट करने आया है, लेकिन फिर ये सोच भी छोड़ देता है। जब वो उसे मारने ही वाला है तो बेकार के ख्याल क्यों? बॉस आगे बढ़ता है। बैफोमेट खुद को संभालता है लेकिन बॉस के हमले इतने तेज होते हैं कि वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाता। तलवार हवा को चीरती रहती है, बार बार वार करती है और वो बार बार घायल होता है। बॉस उसका मजाक उड़ाता है, तू मेरे अटैक्स पर रिएक्ट करने में बहुत स्लो है। बॉस एक खास हथियार इस्तेमाल कर रहा होता है, विप स्वॉर्ड। ये हथियार फिजिकल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए बना होता है, खासकर ऐसे ओपोनेंट के लिए जिसे हंटर्स से लड़ने का एक्सपीरियंस ना हो। वो फिर से हमला करता है और घोषणा करता है, मैं तुझे टुकड़ों में काट डालूंगा तेरे कीमती ऑर्गन्स बचाने के लिए। वो दोबारा वार करता है लेकिन इस बार बैफोमेट डॉज कर जाता है। उसी पल वो अपनी एक पैसिव स्किल एक्टिवेट करता है, डेथ थ्रो। इस स्किल के साथ जब भी उसका खून गिरता है उसकी सारी स्टैट्स 15% बढ़ जाती हैं। बॉस चौंक जाता है जब बैफोमेट अचानक उसकी स्पीड के बराबर चलने लगता है। वो उसके अटैक्स को सटीकता से ब्लॉक करने लगता है। फिर बैफोमेट एक जबरदस्त पंच मारता है जो बॉस को जमीन पर पटक देता है। वो तुरंत दूसरा वार करने जाता है लेकिन बॉस अपनी विप से उसकी स्वॉर्ड रोक लेता है। बॉस अभी भी सोच रहा होता है, इतनी ताकत अचानक कहां से आ रही है? बैफोमेट फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है लेकिन अटैक करने से पहले ही बॉस तेजी से डॉज कर जाता है। बैफोमेट फिर से तैयार होता है और बॉस उसकी रिलेंटलेस मूव्स को ध्यान से देखता रहता है। बॉस हल्की मुस्कान से सोचता है कि बैफोमेट खुद को सुपीरियर समझ रहा है, लेकिन वो तय करेगा कि असल में ऊपर कौन है। अगले ही पल बॉस अपनी विप स्वॉर्ड घुमाता है। उसका प्लान साफ है, लगातार अटैक से हमारे लड़के को थका देना जब तक कि वो खुद विनर ना बन जाए। बैफोमेट की ताकत देखकर वो अंदाजा लगाता है कि वो कम से कम बी रैंक तो होगा। विप उसके चेहरे को चीरती है लेकिन अचानक बॉस की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसके सामने अब एक मॉन्स्टर्स फिगर खड़ा होता है। चारों तरफ सब कुछ लाल दिखने लगता है। एक पल के लिए वो सोचता है, क्या मैं अभी भी किसी इंसान से लड़ रहा हूं? उसके डर को सच करते हुए बैफोमेट उसका एक हाथ काट देता है। उसकी आंखों में अपने मरे हुए लकी के लिए बदले की आग जल रही होती है। ये लीडर के लिए वो गुर्राता है और बॉस दर्द से चीख उठता है। बिना दया के वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और ये साइलेंट वन के लिए। फिर वो उसका एक पैर काटता है, ये चबी वाले के लिए। आखिर में वो उस आदमी के सामने खड़ा होता है, आखिरी वार करने के लिए, उसके लिए जिसने उसे उसका नाम दिया था। लड़के का नाम सामने आता है, मिनूचा। बैफोमेट एक और बार वार करता है और बॉस को बेरहमी से काट गिराता है। अब पूरी तरह गुस्से में डूबा हुआ वो आखिरी वार के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाता है, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे इतना भड़का दिया था। बॉस गालियां देता हुआ चिल्लाता है, जानना चाहता है कि उसे मारने वाला आखिर है कौन।
बिना एक शब्द बोले, बिना जरा सी भी दया दिखाए, बैफोमेट अपनी स्वॉर्ड फिर उठाता है और बिना सोचे समझे उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। हालांकि उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, एक ऐसा गुस्सा जिसे नाम देना मुश्किल है। उसी पल उसके दिमाग में सिस्टम की वार्निंग गूंजती है, पावर कभी भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती। उसकी चुकाने वाली प्राइस अब सामने आने लगती है। डेथ ट्रो उल्टा उसी पर काम करने लगता है और उसका शरीर एक बर्जर्क स्टेट में चला जाता है। मारने की इच्छा उसकी समझ से ज्यादा तेज हो जाती है। उसके विचार टूटे फूटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। फ्लैश की क्रेविंग, ब्लड की प्यास, जो भी सांस ले रहा हो सबको खत्म करने की चाह। तभी उसके पीछे कुछ मूवमेंट होती है। हंटर गर्ल खड़े होने की कोशिश कर रही होती है। इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। तलवार लगभग अपने आप ऊपर उठने लगती है। कहीं बहुत गहराई में एक आवाज उभरती है, ठंडी और एब्सोल्यूट। उसे उसका पर्पस याद दिलाती है, मेड टू किल, मेड टू डिस्ट्रॉय। अचानक उस धुंधले पागलपन के बीच एक दूर की आवाज सुनाई देती है। कोई अपने सुपीरियर को सर्वाइवर्स के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनके सामने असल में क्या खड़ा है। फिर फुटस्टेप्स की आवाज आती है और लीडर सामने आता है। वो सब कुछ चुप रहने का आदेश देता है। उसकी नजर बाफोमेट पर पड़ती है। एक पल के लिए कंफ्यूजन झलकती है, ये वो नहीं है जिसके लिए हम आए थे। फिर भी उस चेहरे में कुछ ऐसा होता है जो उसे बेचैन कर देता है, जैसे कोई भूली हुई मेमोरी हिल गई हो। लेकिन बाफोमेट के लिए उसे सिर्फ और इंसान दिखते हैं, काटने के लिए। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उन तक पहुंचे, उसके आसपास की हवा बदल जाती है। कुछ अनदेखा सा उसे छूता है। पागलपन के बीच एक विस्पर तैरती है। दुनिया उसके स्पर्श से फीकी पड़ने लगती है। अंधेरा छा जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस फिसल जाती है। दृश्य बदलता है। वो अपने थ्रोन पर बैठा है। उसके मिनियंस उससे अगला आदेश पूछ रहे हैं। वो आदेश देता है, अर्थ के सारे ह्यूमंस को मार दो। फिर दृश्य फिर बदलता है। अब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में है, कमजोर पड़ा हुआ। रेवन ने उसका शरीर बेध दिया है। यहीं उसका अंत हो जाता है। अगले ही पल वो हड़बड़ाकर जाग उठता है। वो चारों तरफ देखता है, हैरान, ये माइन नहीं है बल्कि एक छोटा खाली रूम है। उसे जागता देख लीडर तुरंत उसे पहचान लेता है, अबिसल टावर इंसिडेंट से, और उसे सीधा स्कैमर कह देता है। लीडर जोर से सोचता है कि क्या आदमियों को मारने की उसकी वजह भी किसी और स्कैम का हिस्सा है। ये सुनकर बाफोमेट कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि लीडर जिस हंटर की बात कर रहा है शायद वही है जिसे उसने माइन में मारा था। लीडर आगे कहता है कि उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो ये भी बताता है कि बाफोमेट हंटर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इससे उसे शक होता है कि शायद अटैक के दौरान ही उसकी पावर्स अवेकन हुई हों। उसकी आइडेंटिटी को लेकर क्यूरियस होकर बॉस चेतावनी देता है, तेरा फेट तेरे जवाब पर डिपेंड करता है। जवाब में बाफोमेट गुस्से में अपनी मुट्ठी ग्लास वॉल पर मारता है। जोरदार ताकत से शीशे में दरार पड़ जाती है। एंडलेस सवालों से परेशान होकर वो बॉस को याद दिलाता है कि कॉमन मैनर्स के हिसाब से पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ग्लास के पीछे से बॉस उसे शांति से देखता है और फिर पूछता है, तू इस सेल में क्यों है? क्या तुझे उस हंटर को मारने का रिग्रेट है जिसे हम ढूंढ रहे थे? फिर मॉकिंग टोन में वो धमकी देता है, अगर वो हंटर फिर से जिंदा हुआ तो मैं यकीन करूंगा कि उसकी बॉडी कभी ना मिले। टोन बदलते हुए वो पूछता है, क्या ऑफिसर के साथ भी वही करना चाहिए? उस बात पर अचानक सामने प्रकट हुआ एक आदमी हल्की हंसी हंसता है और बाफोमेट को चैलेंज करता है, अगर कर सकता है तो मुझे मार के दिखा। चौंक कर बाफोमेट उस आदमी को घूरता है। उसका चेहरा अजीब तरह से उसे रेवन की याद दिलाता है। वो उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एक ही तेज मूवमेंट में वो आदमी उसे जमीन पर पटक देता है। उसकी गर्दन पकड़ते हुए वो आदमी ग्रिन करता है, बाफोमेट की हंटिंग स्किल्स से साफ तौर पर अम्यूज्ड। वो उसके फाइटिंग स्पिरिट की भी तारीफ करता है। आखिरकार वो आदमी सच बताता है। वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एसोसिएशन का हिस्सा है जिसका काम क्रिमिनल हंटर्स को ट्रैक करना और अरेस्ट करना है। उन्हें रोग्स कहा जाता है। वे वही हंटर का पीछा कर रहे थे जिसे बाफोमेट ने मारा था, एक क्रिमिनल जिसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया जाना था। वो आदमी स्कैवेंजर का नाटक कर रहा था, लेकिन लूट करने के बजाय वो लोगों को मारता था और उनके बॉडी पार्ट्स बेचता था। कुछ अमीर बूढ़े बेवकूफ ये मानते हैं कि हंटर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करके वो अमर हो सकते हैं। ऑफिसर ये मानता है कि बाफोमेट ने क्रिमिनल को मारा है, लेकिन वो ये साफ कर देता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उसने 5 और लोगों को भी मार दिया था।
वो सीन को एनालाइज करता है और बताता है कि किलिंग्स बिल्कुल एक प्रोफेशनल का काम लगती हैं। उसे शक होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी पावर्स अभी अभी अवेकन हुई हों, इतनी बेरहमी से मारने की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट ना हो। अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाफोमेट ने पहले भी अनगिनत लोगों को मारा होगा, तभी वो इतनी एफिशिएंसी दिखा पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अबिसल टावर इंसिडेंट के अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए ऑफिसर फैसला करता है कि वो बाफोमेट की और इन्वेस्टिगेशन करेगा। उधर बाफोमेट को पसीना आने लगता है। वो हाल ही में ह्यूमन बना है। ऑफिसर ये कंक्लूड करता है कि बाफोमेट डेंजरस है। बाफोमेट भी समझ जाता है कि अपनी करंट पावर के साथ वो इस ऑफिसर से लड़ नहीं सकता। ऑफिसर आगे कहता है कि बाफोमेट नेचर से ही ईविल है और एक ना एक दिन वो क्रिमिनल बनेगा ही, और जब ऐसा होगा तो वो लोग उससे निपट लेंगे। लेकिन बाफोमेट के थॉट्स रेवन की तरफ चले जाते हैं। वो मान लेता है कि रेवन ह्यूमन के रूप में पैदा हुआ था और उसे अपने ह्यूमन बॉडी को मजबूत करने का पूरा टाइम मिला था, इसीलिए वो उसे हरा पाया। उसी पल ऑफिसर बाफोमेट का फेट डिसाइड करता है। उसे क्रिमिनल बनने से पहले ही एलिमिनेट करना होगा। सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में हर वक्त हसल बसल रहती है। आखिरकार हमारा लड़का एक डेस्क पर बैठा होता है और रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। ऑफिसर उसे टीज करते हुए कह रहा था कि वो किसी को भी यूं ही नहीं मार सकते। ऊपर से उसने ये भी एडमिट किया था कि उसे बाफोमेट पसंद है। उसके हिसाब से उन्होंने जैकपॉट पा लिया था, एक ऐसा आदमी जिसके पास नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट है और हर सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी भी। इसलिए उन्होंने उसे यूज करने का फैसला किया। ऑफिसर उसे रोग एसोसिएशन में जगह ऑफर करता है, जहां वो अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को सही तरीके से यूज कर सकता है। अब प्रेजेंट में वो हंटर के तौर पर रजिस्टर होना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसका आईडी और हंटर एप्टीट्यूड रिकॉर्ड्स चेक करती है, जो पहले ही उस रोग ऑफिसर द्वारा सिस्टम में फीड कर दिए गए थे। एप्टीट्यूड रिजल्ट्स के लिए उसे एक दूसरी एजेंसी से एडिशनल सपोर्ट भी मिलता है। सब कुछ कंफर्म होने के बाद रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसे एक कोड नेम चुनना होगा, जो उसकी प्रोफेशनल हंटर आइडेंटिटी होगी। उसे ऑफिसर की बात याद आती है कि हंटर्स अपने सिविलियन नाम से अलग नाम यूज करते हैं, इसलिए अब उसे एक नाम चुनना ही होगा। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वो खुद नाम बताएगा या रिकमेंडेशन चाहता है। ऑफिसर ने उसे पहले ही स्कैमिंग इंसिडेंट के बारे में वार्न किया था, क्योंकि उसी वजह से उस पर ध्यान गया था। उसका नया काम सीक्रेसी मांगता है, इसलिए नाम सोच समझकर चुनना होगा। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसके मन में आता है कि वो ऑफिसर इस चांस को देने का रिग्रेट करेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। उसी पल वो अपना नाम बताता है, बाफोमेट, क्योंकि वो चाहता है कि उसका नाम सुनते ही सब कांप जाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा लड़का अपने नंगे हाथों से एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहे वुल्फ को जोरदार किक मारता है और इतनी ताकत से जमीन पर पटक देता है कि वो उसी पल मर जाता है। ये देखकर बाकी वुल्फ्स डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक अचानक इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ बन जाता है। वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है, जिससे वायलेंट शॉक वेव फैल जाती है। वो बाफोमेट पर झपटने ही वाला होता है कि बाफोमेट उसे अचानक रोक देता है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और कुछ समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं होता। अगले ही पल बाफोमेट उस वेयरवुल्फ को इतना जोरदार पंच मारता है कि वो वहीं खून उगलने लगता है। मिशन पूरा करने के बाद वो पोर्टल से बाहर निकलता है और सोचता है कि उसकी पावर्स अभी तक पूरी तरह से अवेकन क्यों नहीं हुई। वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि सिस्टम उससे चाहता है कि वो ह्यूमैनिटी के लिए रेज महसूस करे। वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसे ये पावर इसलिए मिली क्योंकि वो उस क्रिमिनल हंटर को मारना चाहता था। फिर भी उसे ये सिस्टम समझ नहीं आता, जो बार बार उस पर क्वेस्ट थोप देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टावर में हुआ था। वो फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ देने का फैसला करता है, क्योंकि अभी सबसे पहले उसे अपना नेक्स्ट मूव तय करना है। एक दरवाजे पर नॉक करते हुए वो फिर से अपनी पावर्स के बारे में सोचता है, कैसे वो बार बार उन्हें खो देता है, लेकिन फिर किसी न किसी तरह वापस पा लेता है। वो जीरो से शुरू करने का आदी हो चुका है। तभी पीछे से कोई पूछता है, क्या तुम बाफोमेट हो? उसकी डार्क पावर महसूस करते ही वो लगभग फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर मिस्टर मा है। ऑफिसर उसे डांटता है कि उसने अबिसल टावर के बॉस का नाम अपना कोड नेम क्यों रखा। वो उस पर जानबूझकर अटेंशन खींचने का आरोप लगाता है। वो उसे टीम लीडर का मैसेज दिखाता है और याद दिलाता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि अटेंशन मत खींचना। ऑफिसर मान लेता है कि शायद बाफोमेट ये सब स्कैमर कहलाने की फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है,
लेकिन इस स्टंट की वजह से उसकी हंटर के तौर पर रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी है। और हालात को और बुरा बनाते हुए अबिसल टावर की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि टावर के फाइनल बॉस को रेवन ने मारा था। ये सुनते ही बाफोमेट का सारा ध्यान खिंच जाता है। ऑफिसर आगे बताता है कि रेवन कोरिया के ग्रेटेस्ट हंटर्स में से एक था, जिसने उस मिशन में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर वो बाफोमेट से पूछता है, अब तुम इस मेस को कैसे हैंडल करोगे? लेकिन बाफोमेट बिल्कुल नॉनशलेंट रहता है। वो एक्शंस पर चलने का इरादा नहीं रखता। उसे एक्यूजेशंस, स्कैंडल्स की अब आदत हो चुकी है। उसका सिर्फ एक गोल है, इतना स्ट्रांग बनना कि सबको चुप करा सकूं। ऑफिसर उसे वार्न करता है कि क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर पाएगा, और कोई ऑप्शन ना होने पर वो उसे जेजू आइलैंड आने का ऑर्डर देता है। बाफोमेट जेजू आइलैंड पहुंचता है और असली समुद्र को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने अब तक सी सिर्फ फोन में ही देखा था। उसका गाइड तायोंग बताता है कि मीटिंग से पहले उनके पास कुछ घंटे हैं, इसलिए वो टैक्सी बुला लेगा। एक्साइटेड होकर बाफोमेट पानी की तरफ दौड़ पड़ता है, जिससे तायोंग इरिटेट हो जाता है। उसे अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर याद आता है। बाफोमेट पर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखनी है। उनका मानना है कि नॉर्मल लोग उनका काम हैंडल नहीं कर सकते और बाफोमेट मैनिपुलेशन के लिए परफेक्ट है। और अगर उसने कभी ट्रबल क्रिएट किया तो वो लोग उससे डील कर लेंगे। तभी बाफोमेट एक ब्लू आइज फॉरेनर को देखकर फैसिनेटेड हो जाता है। वो सोचता है कि शायद वो उन डिफरेंट रेसेस में से एक है जिनके बारे में उसने फोन पर पढ़ा था। एम्बैरेस्ड होकर तायोंग उसे घसीटकर वहां से ले जाता है। जल्द ही वो हाल्टन पहुंचते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर नए हंटर्स के लिए। बाफोमेट को ये जानकर हैरानी होती है कि हंटर्स को ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ना ही उनका काम नहीं होता। तायोंग समझाता है कि सरकार हंटर्स को रेगुलेशंस के जरिए मैनेज करती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो बाफोमेट को एक नया आईडी, सप्लाईज और एक स्मार्टफोन देता है। ये सब पाकर बाफोमेट सच में खुश हो जाता है। अब उसका ऑफिशियल ह्यूमन नेम है मिनू चा, जो उसने अपने एक लैकी से लिया था। बाफोमेट को शक होता है कि तायोंग उस पर नजर रख रहा है। तायोंग खुले तौर पर इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, तुम जल्द ही समझ जाओगे क्यों। अंदर बाफोमेट ओरिएंटेशन सेरेमनी के दौरान बोर हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जो डायरेक्टर सेरेमनी ले रहा है वो खुद को मिस्टर मा बताता है। सेरेमनी के बाद बाफोमेट उससे सवाल करता है कि उसका रोग से क्या कनेक्शन है। मिस्टर मा उसे धीरे बोलने को कहता है और बताता है कि उसकी ऑफिशियल पोजीशन सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में है। जब बाफोमेट उसे लोगों को ट्रिक करने का आरोप लगाता है तो मिस्टर मा उसे मॉक करता है। वो याद दिलाता है कि बाफोमेट पहले ही एक कॉनमैन के रूप में इनफेमस है। उनके आसपास की क्राउड भी धीरे धीरे फुसफुसा रही है, बाफोमेट को स्कैमर कह रही है और उसके कोड नेम का मजाक उड़ा रही है। डायरेक्टर उसे एडवाइस करता है कि पब्लिक में उसके साथ एसोसिएट मत होना, वरना अपनी ही रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। उसी पल एक सबॉर्डिनेट मिस्टर मा को बुलाता है और वो खुश होकर वहां से चला जाता है। मिस्टर मा अपने डेस्क पर बैठता है और उसका सबॉर्डिनेट पूछता है कि बाफोमेट क्या चाहता था। मिस्टर मा आसानी से लाई करता है और कहता है कि बाफोमेट सिर्फ शेड्यूल के बारे में पूछ रहा था। एक स्टाफ मेंबर शिकायत करता है कि गवर्नमेंट को बाफोमेट जैसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। दूसरा उसे डिस्गस्टिंग कहता है कि उसने टावर के फाइनल बॉस का नाम अपना कोड नेम बना लिया। मिस्टर मा उन्हें याद दिलाता है कि सिविल सर्वेंट्स होने के नाते किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। वे सब माफी मांगते हैं। अंदर ही अंदर मिस्टर मा खुश होता है कि जितना ज्यादा लोग बाफोमेट की थ्रैशिंग करेंगे, उतना ज्यादा बाफोमेट उसे ग्रेटफुल महसूस करेगा कि उसने उसकी रेपुटेशन प्रोटेक्ट की। वो देखता है कि हमारा लड़का खुद ही मुस्कुरा रहा है और सोचता है कि लड़का सिर्फ सिंपल माइंडेड ब्रूट है जो उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन फिर एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एक ग्रुप ए क्लास हंटर्स गोल्डन आईडीज पहनकर हॉल में प्रवेश करता है। हॉल तुरंत विस्पर्स और एडमिरेशन से भर जाता है। कोई कहता है कि ए क्लास ट्रेनिंग तो अगले वीक से शुरू होनी चाहिए। दूसरा बताता है कि शेड्यूल्स अक्सर शिफ्ट होते रहते हैं, शायद सिर्फ एक मिक्सअप है। मिस्टर मा इसके अनएक्सपेक्टेड मौके से डिलाइटेड है। उसे पता है कि इलीट हंटर्स की प्रेजेंस न्यू कमर्स पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगी, बशर्ते हमारा लड़का डिस्ट्रैक्शन में ना हो। लेकिन बाफोमेट बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है। वो सामने रखे बफे ऑफ फूड को देखकर सिर्फ वॉन्डर में है। ऐसा खाना उसने अब तक सिर्फ फोन पर ही देखा था। टावर में उसे कभी ऐसी क्रेविंग्स नहीं थी और ह्यूमन बनने के बाद ज्यादातर सूप या इंस्टेंट नूडल्स पर सरवाइव किया था। ये उसका पहला प्रॉपर मील है।
वो याद करने की कोशिश करता है कि खाने से पहले लोग क्या कहते हैं। अंत में उसे याद आता है कि उसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे ही वो खाना खाने ही वाला होता है, एक ए क्लास हंटर उसके सर पर पानी डाल देता है और टॉन्ट करता है कि फेमस बैफोमेट बन गया है। वो मॉक करता है कि वो कितना ऑर्डिनरी लगता है और डिसअपॉइंटमेंट जताता है। आदमी खुद को लियोन इंट्रोड्यूस करता है, जबकि उसका दोस्त कहता है कि कुछ रिस्ट्रेन दिखाओ क्योंकि सब देख रहे हैं। लियोन को कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन उसका कंपेनियन है। वो बैफोमेट से माफी मांगता है और कहता है कि बैफोमेट का नाम प्रोवोकेटिव है क्योंकि उस बॉस ने उनके फेलो हंटर्स को मारा था। वो रेकमेंड करता है कि बैफोमेट अपना कोड नेम बदल दे, लेकिन हमारा लड़का नहीं सुनता। वो अपने फूड को लियोन के सर पर फ्लिक कर देता है। सभी लोग कलेक्टिवली गैस्प कर जाते हैं। मिस्टर मा विजिबली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लियोन जोर से उसे कर्सेस करता है। बैफोमेट डिमांड करता है कि वो बताएं कि उन्हें इतना अपसेट क्यों होना चाहिए। नाम तो मॉन्स्टर को रिजरेक्ट नहीं कर सकता। लियोन इस बात पर हैरान रह जाता है। बैफोमेट काउंटर करता है कि अगर उन्हें अपने फ्रेंड्स की केयर थी तो उन्होंने फाइनल बॉस को पहले ही डिफीट कर दिया होता। इसके बजाय उनकी कंप्लेंट्स सिर्फ वीकनेस जैसी लगती हैं। लियोन के एक फ्रेंड को उसका लॉजिक absurd लगता है और वो स्कॉफ करता है। बैफोमेट लियोन को और प्रोवोक करता है, उसे वीक कहता है और चैलेंज देता है। प्रोवोक्ड होकर लियोन हमारे लड़के पर झपटता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक एक्टिव बफ स्किल से एम्पलीफाई हो चुकी हैं और वो फ्यूरियस है कि बैफोमेट ने रेवन को मारा। लियोन को याद आता है कि रेवन ने उसे एनकरेज किया था और ए फ्लैग इवैल्यूएशन पास करने में कॉन्फिडेंस दिखाया था। वो पंच मारने के लिए वाइंड अप करता है, जबकि हमारा लड़का सोचता है कि ब्लॉक करे या डॉज करे। दोनों मानते हैं कि क्लैश खून खराबे में खत्म हो सकता है, लेकिन फाइट तभी इंटरप्ट होती है जब कोई और उन्हें याद दिलाता है कि यहां लड़ना रूल्स के खिलाफ है। सब चुप हो जाते हैं जब न्यू कमर का फेस दिखता है, जो हमारे लड़के को भी फेमिलियर लगता है। वो खुद को रिवील करता है, रेवन का छोटा भाई। क्राउड में तुरंत मर्मरेशन शुरू हो जाती है। रेवन का भाई आ गया है। हमारा लड़का भी रेवलेशन से टेकन अबैक है। इसके साथ ही पता चलता है कि तीसरा लड़का ग्रिफिन अब तक का सबसे यंगेस्ट हंटर है जिसने 1 क्लास तक एक्सेस पाई है। लियोन का कंपेनियन तुरंत ग्रिफिन को ग्रीट करता है, ये देखकर सरप्राइज कि वो इस क्वार्टर के ट्रेनिंग सेशन में है। लेकिन लियोन स्टबर्न है, फाइट करने के लिए एडमेंट है। वो ग्रिफिन पर दबाव डालता है कि वो कैसे रूल्स की लेक्चर दे सकता है जब उसने बैफोमेट की ऑडेसिटी देखी है। ग्रिफिन हमारे लड़के से अग्री करता है। वो कहता है कि उनकी अपनी वीकनेस ने उन्हें बैफोमेट के हाथों मारा। तभी मिस्टर मा इंटरवीन करते हैं, अर्जिंग एवरीवन टू काम डाउन होने के लिए। सबके सामने लियोन के एक्यूजेशंस डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। वो पूछता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अंडर ऐसे आदमी को हंटर कैसे अप्रूव कर सकता है। लियोन का फ्रेंड साई करता है। वो जानता है कि लियोन इतना स्टबर्न है कि रोकना मुश्किल है। मिस्टर मा अपोलोजाइज करता है कि उसने पहले बैफोमेट को बैन नहीं किया। फिर हमारे लड़के की तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या वो उससे बात कर सकता है। बैफोमेट प्रोटेस्ट करता है, लेकिन मिस्टर मा की शार्प विस्पर, शांत रहो, मामला यहीं खत्म करो, उसे साइलेंस कर देती है। जैसे ही वो हटता है, ग्रिफिन क्वाइटली उसे ऑब्जर्व करता है। लेटर ओरिएंटेशन सेशन शुरू होती है। उनकी होस्ट यू जोंग हैन सेमिनार लीड करती है, एक्सप्लेनिंग हंटर सिस्टम। वो बताती है कि ब्लू सिस्टम विंडो कैसे अपीयर होती है जब कोई पर्सन अवेकन होता है, और जो लोग अनफेमिलियर हैं वो अपने सिस्टम को इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रोग्राम से लिंक कर सकते हैं। बैफोमेट को रेस्टरूम में मिस्टर मा के साथ हुई अर्लियर कॉन्वर्सेशन याद आती है। मिस्टर मा ने कंप्लेन किया था कि उसने बैफोमेट जैसे आदमी को रिक्रूट करके खुद को स्टूपिड साबित किया और कहा कि उसे उसकी फूलिशनेस के लिए पंच मारना चाहिए। मेटाफर को लिटरल लेने पर बैफोमेट वास्तव में पंच मारने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। मिस्टर मा फ्रस्ट्रेटेड होकर मटर करता है कि कैसे बैफोमेट हर चीज लिटरल इंटरप्रेट करता है। बैफोमेट ने अक्यूज किया कि जब दूसरों ने इंसल्ट किया तब वो साइलेंट रहा। मिस्टर मा एक्सप्लेन करता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक बैफोमेट स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाता। उसका एम्बिशन है कि वो इतना पावर गेन करे कि सबको साइलेंस कर सके, और तब तक बैफोमेट को हेड डाउन रखना होगा। मिस्टर मा वॉर्न करता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी ए लैंग हंटर को डिफीट कर सके 100x स्ट्रेंथ होने के बावजूद, इसलिए फिलहाल ट्रबल मत क्रिएट करो। एल्सवेयर कुछ लड़के एक पोस्ट पढ़ते हैं जिसमें बैफोमेट को कॉन मैन कहा गया है। वे उसका मॉक करते हैं और कहते हैं कि उसका नाम ही उनकी ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर रूइन कर रहा है। उनकी गॉसिप अचानक तब स्टॉप होती है जब बैफोमेट बेंडिंग मशीन पर अपना फिस्ट स्लैम करता है। वो कंप्लेन करता है कि उसने पैसा डाला और मशीन ने उसे खा लिया, थ्रेटनिंग टू पंच इट वापस पाने के लिए। उसकी अनकॉन्शियस किलिंग इंटेंट से लड़के डर जाते हैं।
वे जल्दी से एक्सक्यूज बना के लीव करते हैं, प्रिटेंडिंग कि वो फ्रेंडली ए क्लास मैच देखने जा रहे हैं। बैफोमेट अनअवेयर है कि लोग उससे डर रहे हैं। वो मटर करता है कि उसने तो सीन भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी लोग उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। अचानक वेंडिंग मशीन कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंस करती है, हालांकि उसने पैसे नहीं डाले। वो ड्रिंक लेता है और डिसाइड करता है कि खुद फ्रेंडली मैच देखने जाएगा। जब बैफोमेट अरीना में पहुंचता है तो पहला राउंड अभी खत्म हुआ होता है और लियोन फिर से जीत गया होता है। उसका ओपोनेंट एडमिट करता है कि लियोन के अगेंस्ट उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने लियोन से कुछ नई टेक्निक सीख ली हैं। लियोन उसे एनकरेज करता है। रेफरी अनाउंस करता है कि लियोन ने अपनी 8th कंसेक्यूटिव मैच जीत ली है और पूछता है कि कोई और उसे चैलेंज करना चाहता है या नहीं। लियोन तुरंत ग्रिफिन को कॉल करता है मैच के लिए। ग्रिफिन एग्री करता है और रूल्स बताता है। जिसे भी पहले ओपोनेंट की ब्लू बैंड जो उसके आर्म पर टाइड है उसे कैप्चर करेगा वही जीतेगा। वे कोई भी एक्टिव या पैसिव स्किल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ स्क्रिमेज है। रेफरी कहता है कि अगर वो किसी भी खतरे को सेंस करेगा तो मैच इमीडिएटली रोक देगा। तभी मिस्टर मा भी देखने के लिए पहुंचते हैं। उनका जूनियर रिमार्क करता है कि कितने स्पेक्टेटर्स आए हैं और मिस्टर मा अग्री करते हैं, कहकर कि ये नए हंटर्स के लिए एक अच्छी लेसन होगी। उनकी नज़रें धीरे धीरे हमारे लड़के की तरफ ड्रिफ्ट होती हैं। नियर बाय एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स चैट कर रही होती हैं कि ग्रिफिन कितना हैंडसम है और ऑलरेडी प्लान कर रही हैं उसका नंबर लेने के लिए। जब एक लड़की मिस्टर मा से ग्रिफिन की उम्र पूछती है तो वो रिप्लाई करता है कि ग्रिफिन अभी मिडिल स्कूल में अपना 2nd ईयर शुरू कर रहा है। गर्ल्स कंप्लीटली स्टन्ड रह जाती हैं। मीनवाइल लियोन और ग्रिफिन एंगेज होते हैं फियर्स हैंड टू हैंड मैच में। लियोन टेस्ट करता है कि उसका राइवल पिछली एनकाउंटर से कितना इंप्रूव हुआ है। ग्रिफिन उसे किक करता है। लियोन स्विंग करता है और पंच मारने वाला होता है, लेकिन ग्रिफिन डक करता है और स्विफ्टली डॉज करता है। दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की ब्लू क्लोथ स्नैच करें, लेकिन दोनों उसे इवेड और प्रोटेक्ट करने में सफल रहते हैं। जब लियोन फिर से ट्राई करता है, ग्रिफिन उसके आर्म को पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है, नोटिंग अग्रेशन उसके मूवमेंट्स में। लियोन एक ओपनिंग स्पॉट करता है और ग्रिफिन की ब्लू क्लोथ पकड़ने रीच करता है, लेकिन इससे पहले कि वो टच कर पाए, ग्रिफिन वैनिश करके उसके पीछे रीअपियर हो जाता है। लियोन काउंटर करने के लिए तैयार होता है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। ग्रिफिन पहले ही उसकी ब्लू क्लोथ स्नैच कर चुका होता है। क्राउड गैस्प करता है। एवरीवन स्टन्ड है कि लियोन जैसे स्ट्रॉन्ग हंटर भी उसे नहीं हरा सकते। वे मर्मर करते हैं कि ग्रिफिन इतनी तेज चलता है कि वो एक ब्लर जैसा लगता है। कई लोग उसकी स्किल प्रेज करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि वो जल्द ही एस क्लास हंटर बनने वाला है। लियोन उसके क्लेवर ट्रिक पर कमेंट करता है, कहता है कि ग्रिफिन ने प्रिटेंड किया था कि उसने एक ओपनिंग छोड़ दी है, बस खुद के लिए क्रिएट करने के लिए। वो ऐड करता है कि रेवन उसे प्राउड महसूस करेंगे। ग्रिफिन उसे इग्नोर करता है और अनाउंस करता है कि वो अपना नेक्स्ट चैलेंजर चुनना चाहता है। अनाउंसर इमीडिएटली अग्री करता है, लेकिन उसका सेंटेंस बीच में कट हो जाता है जब ग्रिफिन नाम लेता है बैफोमेट। क्राउड में एक मर्मर रिपल होता है। इवन अनाउंसर ग्रिफिन को रिमाइंड करता है कि बैफोमेट कोई ए क्लास हंटर नहीं है, वो सिर्फ एक रूकी है। अनाउंसर पॉइंट करता है कि मैच वन साइडेड होगा, लेकिन मिस्टर मा अग्री करते हैं प्रोसीड करने के लिए। वो एक्सप्लेन करते हैं कि इससे डेटा कलेक्ट करने में मदद मिलेगी, स्ट्रेंथ कैप मेजर करने के लिए वेटरन्स और न्यू हंटर्स के बीच, और रूकीज के लिए एक लेसन भी बनेगा। मैच को फेयरर बनाने के लिए ग्रिफिन को थोड़ा हैंडीकैप दिया जाता है। अब बैफोमेट अरीना में खड़ा है, याद करते हुए कि मिस्टर मा ने कभी एडवाइस किया था कि हेड डाउन रखो, लेकिन डायरेक्टर क्लियरली चाहता है कि ग्रिफिन उसे बीट करके सेंस सिखाए। बैफोमेट ओपोनेंट को केयरफुली स्टडी करता है। वो जानता है कि अभी की करंट पावर में वो ग्रिफिन को डिफीट नहीं कर सकता, बस वो ये डिसाइड करता है कि ग्रिफिन को अपर हैंड लेने देगा जब तक वो खुद स्ट्राइक करने का परफेक्ट मोमेंट न पाए। ग्रिफिन तुरंत अटैक करता है और बैफोमेट अपने एल्बो से ब्लॉक करता है। ग्रिफिन उसके आर्म को पकड़कर उसे जमीन पर स्लैम कर देता है, जिससे बैफोमेट को लगता है कि शायद वो बेयरली सरवाइव कर पाएगा। ग्रिफिन उसका फेस पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन बैफोमेट डॉज करता है। अपने ओपोनेंट को देखते हुए वो रियलाइज करता है कि ग्रिफिन ने उसे सिर्फ इसलिए चुना है कि उसे पल्प में बीट करे। स्पेक्टेटर्सली गैस करते हैं कि ग्रिफिन फ्यूरियस है बैफोमेट पर, क्योंकि उसने वही नाम यूज किया है जो मॉन्स्टर ने उसका भाई मारा था। जैसे ही ग्रिफिन उसे लगातार पीटते रहते हैं, लोग रिमार्क करते हैं कि बैफोमेट बस एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बैफोमेट ग्रिफिन के अटैक से बैडली हर्ट होता है।
वो हवा में लीप करता है और उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन उसे फिर से जमीन पर स्लैम कर देता है और उसके नेक को पकड़ लेता है। बैफोमेट फिर से जंप करता है, ग्लेरिंग अपने ओपोनेंट की तरफ। वो जानता है कि अगर उसके पास उसकी प्रीवियस स्ट्रेंथ होती तो ग्रिफिन की स्किल्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ग्रिफिन फिर से पंच करने के लिए तैयार होता है, जबकि बैफोमेट पेन के बावजूद अपने ओपोनेंट की फुल एबिलिटीज देखने के लिए उत्सुक है। वो देखना चाहता है कि ग्रिफिन रियल में क्या कर सकता है बिना किसी हैंडीकैप के, बावजूद इसके कि वो बीटन डाउन है। बैफोमेट और ज्यादा एक्साइटेड महसूस करता है, लेकिन फिर वो हैरान हो जाता है जब ग्रिफिन अचानक अनाउंस करता है कि वो मैच रोक रहा है, कहता है कि आगे कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। अनाउंसर डिसीजन सपोर्ट करता है, याद दिलाते हुए कि मैच सिर्फ शो के लिए है। फिर वो पूछता है कि कोई और चैलेंजर है या नहीं। मीनवाइल बैफोमेट का हार्ट एड्रेनलिन से धड़क रहा है, क्योंकि वो अभी भी फाइट करना चाहता है। वो याद करता है मिस्टर मा के वर्ड्स कि वो अपने करंट स्टेट में ए रैंक हंटर से नहीं जीत सकता। वो जानता है कि वो वीक है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि जैसे वो जमीन से दूर फ्लोट कर रहा है, या शायद वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। अगले ही पल उसके अंदर का मॉन्स्टर स्नैप करता है। वो ग्रिफिन की तरफ मिडिल फिंगर रेज करता है और पाउंस करने के लिए तैयार होता है। ग्रिफिन डेंजर सेंस करके उसे हार्ड किक मारता है, इतना हार्ड कि बैफोमेट विंडो तोड़कर सीधे पूल में गिर जाता है। क्राउड, स्पेशली जो गर्ल्स देख रही थी, शॉक में चीख उठती है। बैफोमेट स्टन्ड है कि वो सिर्फ एक ब्लो में डिफीट हो गया, लेकिन पेन के बीच उसे अपनी एबिलिटीज का क्लियरर ग्रास्प मिलता है। वो अभी भी डिटर्मिन्ड है, एक दिन ग्रिफिन उसके सामने घुटने टेकेगा। लेकिन अभी रियल प्रॉब्लम ये है कि वो स्विम नहीं कर सकता। जैसे ही वो ड्राउन होने लगता है, एक गर्ल डाइव करती है उसे बचाने के लिए। वाटर के ब्लर में वो नोटिस करता है उसका ब्लॉन्ड हेयर और स्ट्राइकिंग ब्लू आइज। गर्ल उसके करीब स्विम करती है। अब ब्लैकआउट होने के कगार पर वो उसका हेयर पकड़ता है और मदद मांगता है। मीनवाइल बाहर की गर्ल्स ब्लॉन्ड गर्ल के लिए वरीड होती हैं। जब वे उसके ब्लॉन्ड हेयर के स्ट्रैंड्स पूल सरफेस पर फ्लोट होते देखती हैं, वे पैनिक में रश करती हैं मदद के लिए। उसकी फेडिंग कॉन्शियसनेस में वो खुद को एक स्ट्रेंज मेंटल रेल्म में पाता है। वो याद करता है कि वो नंबर 18 था, जिसका सीनियर कभी कहा करता था कि काम शुरू करो, बस खड़े मत रहो। नंबर 18 नहीं जानता कि किस तरह का काम। अगले ही पल उसका कंपेनियन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे स्लैश करता है, डिक्लेयरिंग कि उसका वर्क है ह्यूमंस द्वारा मारा जाना। अचानक हमारे लड़के की आंख खुलती है। वो ड्रीम रिकॉल करता है, क्योंकि ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है ह्यूमन बनने के बाद। फिर वो नोटिस करता है कि ब्लॉन्ड गर्ल उसके पास है और याद करता है कि वो उसे हेल्प करने आई थी। उसकी गेज उसके ऊपर लिंगर करती है जब तक कि उसकी फ्रेंड्स नोटिस कर नहीं लेती, और वॉर्न करती हैं कि अगर वो स्टेयरिंग बंद नहीं किया तो वो उसकी आंखें निकाल देगी। एंग्री विमेन को देखकर वो सोचता है कि उनकी आइडेंटिटीज क्या है। मिस्टर मा बैफोमेट की मदद करने आता है और सिचुएशन स्मूथ करता है। उन गर्ल्स में से एक है अकिडना, आर्क गिल्ड की प्रेसिडेंट। वो उसे दिखाती है ब्लॉन्ड हेयर का स्ट्रैंड अपनी फ्रेंड का, और एक्सप्लेन करती है कि उनका पूल पार्टी तब इंटरप्ट हुआ जब बैफोमेट अचानक पानी में क्रैश कर गया। अज्यूमिंग कि वो एक न्यू रिक्रूट है जो ट्रेनिंग के दौरान गिर गया, वो मिस्टर मा की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो पूछती है कि वो हेयर में क्या देखता है। मिस्टर मा सिर्फ हेयर देखता है, लेकिन अकिडना ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करती है कि इतना परफेक्ट ब्लॉन्ड हेयर मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगता है। वो यहाँ तक बताती है कि उसकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स इस बात की प्रूफ हैं कि वो वैल्करी की इमेज बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करती है। अकिडना डिमांड करती है 116 मिलियन, 1 मिलियन फॉर एवरी गोल्डन स्ट्रैंड एज कॉम्पनसेशन। मिस्टर मा पैनिक कर जाते हैं, रियलाइज करके कि बैफोमेट ने अब सिर्फ ए क्लास हंटर ही नहीं बल्कि पूरी आर्क गिल्ड को भी गुस्सा दिला दिया है। वो साइलेंटली कंक्लूड करते हैं कि बैफोमेट की कर्मा कितनी खराब होनी चाहिए कि वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में फंस जाए। बैफोमेट स्टन्ड है आउटरेजेस डिमांड सुनकर, और ब्लंटली पूछता है कि क्या ये लड़की इतना वर्थ करती भी है, रिवीलिंग कि उसे पता ही नहीं वो कौन है। ब्लॉन्ड गर्ल है वैल्करी, एन ए क्लास हंटर एंड टॉप मॉडल, फेमस अपनी स्किल्स और ब्यूटी के लिए। लेकिन बैफोमेट को उसकी पॉपुलैरिटी समझ नहीं आती। अकिडना डिसमिस करती है कि किसी रूकी को एक्सप्लेन किया जाए, और कहती है कि या तो उसे कॉम्पनसेशन पे करनी होगी या अपना हंटर करियर गिव अप करना होगा। स्मर्किंग, वो ऐड करती है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है यूजिंग हिज बॉडी। हर वर्ड्स ट्रिगर करते हैं बैफोमेट का ट्रॉमा, जब एक डॉक्टर ने पहले भी उसे इसी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी।
फ्यूरियस वो रिफ्यूज करता है टू बी अ स्केपगोट अगेन और मिस्टर मा की तरफ पॉइंट करता है। कहता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या फिर ग्रिफिन को ब्लेम करो जिसने उसे पहली बार विंडो से फेंका। एट दैट वेरी मोमेंट ग्रिफिन सडनली अपीयर करता है। गर्ल्स फ्रीज इन शॉक, इंस्टेंटली रियलाइजिंग कि वो उसके साथ मेस नहीं कर सकती क्योंकि वो नेबुला गिल्ड का मेंबर है, एक ग्रुप जिसे आर्क गिल्ड भी हेजिटेट करती है क्रॉस करने में। प्रेसिडेंट पूछती है कि क्या ग्रिफिन वही है जिसने बैफोमेट को किक किया था, और वो कामली कंफर्म करता है। स्टाफ भी टेस्टिफाई करते हैं कि पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट था। लेकिन प्रेसिडेंट स्टबर्न रहती है, अभी भी इंसिस्ट करती है कॉम्पनसेशन पर। विद नो अदर चॉइस मिस्टर मा फाइनली अग्री करता है कि एजेंसी की तरफ से कवर किया जाएगा। अब एकिडना हैरान होती है, एजेंसी इन्वॉल्वमेंट? मिस्टर मा एक्सप्लेन करता है कि वे कैश में कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, इसलिए वे ऑफर करते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स टू अ टावर। ये लीगल प्रिविलेज कुछ गिल्ड्स को मिलता है जिससे वे एक या अधिक टावर्स का ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं। टावर के अंदर बीस्ट्स रीस्पॉन होते रहते हैं जब तक गिल्ड उसे क्लियर नहीं कर देती, जिससे उन्हें एंडलेस सप्लाई ऑफ डीमन क्रिस्टल्स और रेयर आइटम्स मिलती रहती हैं। अगर गिल्ड एक्सटर्नल हंटर्स को अलाउ करती है तो वे एक्सेस फी ले सकते हैं या लूट का हिस्सा भी ले सकते हैं। कुछ हंटर्स क्रिटिसाइज करते हैं सिस्टम को अनफेयर कहकर, लेकिन उन्हें हमेशा यही एडवाइस दिया जाता है, जॉइन अ स्ट्रॉन्गर गिल्ड। मिस्टर मा आर्क गिल्ड को ऑफर करता है 1 साल का एक्सक्लूसिव क्लेम उस टावर पर जो पिछले 1.5 साल से अनक्लियर था। प्रेसिडेंट फेन करती है रिलक्टेंस, कहती है कि उसे पहले अपनी गिल्ड से डिस्कस करना होगा। मिस्टर मा के एक सबॉर्डिनेट क्वाइटली वॉइस करता है कंसर्न कि वो बिना सुपीरियर की परमिशन मेजर डिसीजन ले रहा है, लेकिन मिस्टर मा श्रक करता है, रीजनिंग कि अगर आर्क गिल्ड टावर मैनेज करेगी तो लॉन्ग रन में एजेंसी को फायदा होगा। सून आफ्टर प्रेसिडेंट फॉर्मली एक्सेप्ट करती है ऑफर। उसका एक्सप्रेशन स्लाई लेकिन सेटिस्फाइड है, जबकि मिस्टर मा और असिस्टेंट दोनों रिलीफ से बीम करते हैं। लेटर वैल्करी रिगेन कॉन्शियसनेस करती है और प्रेसिडेंट तुरंत पूछती है कि क्या वो ठीक है। वंस अश्योर्ड वे लीव करने की तैयारी करते हैं। वैल्करी कैजुअली पूछती है सेंट्रल एजेंसी के लोग वहां क्यों हैं और प्रेसिडेंट प्रॉमिस करती है कि बाद में एक्सप्लेन करेगी। जैसे ही ग्रुप निकलता है, ब्लॉन्ड ग्लांसेस बैक एट बैफोमेट, गिविंग हिम अ प्लेफुल विंक और ग्रिन। ये पूरी तरह से उसे ऑफ गार्ड कर देता है, वो समझ ही नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। मीनवाइल वियरी मिस्टर मा अपोलोजाइजेस प्रोफ्यूजली बैफोमेट और ग्रिफिन दोनों से केओस के लिए। आफ्टरवर्ड बैफोमेट रिफ्लेक्ट करता है पूरे ऑर्डील पर, मटरिंग कि लोग पैसे के लिए कितने ऑब्सेस्ड हैं। फिर वो वैल्की के विंक को याद करता है और अपनी क्लूलेस तरीके से अज्यूम करता है कि शायद वो उससे फाइट करना चाहती है। बिफोर वो और सोच पाता, ग्रिफिन अपीयर करता है, टॉन्टिंग हिम कि वो इतना वीक है कि उसकी प्रेजेंस भी सेंस नहीं कर पाया। फिर वो पूछता है कि बैम ने उनके मैच के दौरान कैसे उसके हाथ से ब्लू बैंड रिमूव कर दिया। टर्न्स आउट जब बैफोमेट बिल्डिंग से गिरा था, ग्रिफिन ने बाद में बैंड को पूल में फ्लोट करते देखा। इम्प्लीकेशन समझते ही बैफोमेट स्मर्क करता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ग्रिफिन चाहता था कि वो जीत ले। ग्रिफिन अपनी आंखें नैरो करता है और रिप्लाई करता है कि ये केवल एक टेस्ट था, एक ट्रिक जिसे सिर्फ एक सीजन्ड हंटर ही नोटिस कर सकता था, और डिमांड्स करता है कि बैफोमेट सच में कौन है। वो टॉपिक बदलता है, पॉइंटिंग आउट कि ग्रिफिन ने उसे सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वो मॉन्स्टर जिसने उसके भाई को मारा उसके नाम से जुड़ा था। वो पूछता है कि क्या एक हंटर को सच में इतना इमोशनल होना चाहिए, लेकिन ग्रिफिन इंसिस्ट करता है कि उसे उसका आंसर चाहिए। बैफोमेट रिफ्यूज करता है किसी इरैशनल इंसान को जवाब देने से। फाइनली ग्रिफिन एडमिट करता है कि वो अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहता, वो बस चाहता है कि कोई उसका एंगर निकाल सके। अब बैफोमेट सडनली समझ जाता है उसकी साइकोलॉजी। ग्रिफिन गुस्से में है क्योंकि बैफोमेट ने उसके भाई को उससे पहले मार दिया। ग्रिफिन का एक्सप्रेशन देखकर वो ट्रुथ समझ जाता है। मैच के दौरान उसे ग्रिफिन से कोई हेट्रेड महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब ग्रिफिन अपने ट्रैश भाई का जिक्र करता है, उसे हेट्रेड महसूस होती है। वो इमीडिएटली कंक्लूड करता है कि ग्रिफिन उसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसके भाई को उससे पहले मार दिया। ग्रिफिन पॉइंट करता है कि वो उसे अक्यूज कर रहा है अपने भाई को मारने का, जबकि वो हंटर है। बैफोमेट इसे स्ट्रेंज नहीं पाता क्योंकि हंटर्स कोई सेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो अभी भी ग्रिफिन के हेट्रेड के पीछे की वजह समझ नहीं पाता। आंसर देने के बजाय ग्रिफिन पास आता है, सेंसिंग बैफोमेट से ब्लड थर्स्ट एमिनेट होते हुए। इट इज सो इंटेंस कि ये सिर्फ किसी एपेक्स डीमन का हो सकता है। वो अलाउड वंडर करता है कि कैसे एक ह्यूमन इतनी ब्लड लस्ट रख सकता है। क्लोज स्टडी करने के बाद ग्रिफिन कंक्लूड करता है कि बैफोमेट मस्ट बी अ डीमन डिस्गाइज्ड एज अ ह्यूमन। स्टेटमेंट सुनते ही बैफोमेट ग्रिन करता है, फिर जोर से लाफ करता है।
वो थ्रिल्ड है कि ग्रिफिन ने इतनी एक्यूरेटली गेस किया। वो ग्रिफिन से पूछता है कि अगर ये सच है तो वो क्या करेगा। ग्रिफिन का आंसर ऑब्वियस है, वो उसे एलिमिनेट करेगा हंटर के रूप में। बैफोमेट रिप्लाई करता है कि अगर वो बीस्ट है और ग्रिफिन हंटर, तो फिर उन्हें एक दूसरे को मारना ही होगा, वे सेम बोट में हैं। वो ग्रिफिन को चैलेंज करता है, वार्निंग देता है कि वो उस दिन आने से पहले स्ट्रॉन्गर हो जाए, नहीं तो वो उसे मार देगा। ओरिएंटेशन कंप्लीट होने के बाद मिस्टर मा उसे ओल्ड नेबरहुड ले जाता है और कमेंट करता है कि वो हमेशा कैफे और गेम शॉप्स में नहीं रह सकता, इसलिए उसे प्रॉपर होम चाहिए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के सेलिब्रेशन के लिए मिस्टर मा डिसाइड करता है कि उसे रहने के लिए जगह देगा। वो उसके नए होम का डोर खोलता है और कहता है कि ये एक स्पेशियस और एनवायरमेंटली फ्रेंडली गार्डन है, ट्रेडिशनल कोरियन हाउस के साथ। लेकिन बैफोमेट को ये अधिक हॉन्टेड जगह लगता है, जो तुरंत उसे अनॉय कर देता है। मिस्टर मा, जो पहले से ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, अनअफेक्टेड रहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि रीसेंट फियास्को के बाद बैफोमेट को सोल के आउटस्कर्ट्स में रहना चाहिए ताकि लोअर प्रोफाइल मेंटेन कर सके। चारों ओर देखकर बैफोमेट फाइनली प्लेस एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये स्पेशियस है, और डिसाइड करता है कि वीड साफ करके इसे लिवेबल बनाएगा। उसके काम रिएक्शन को देखकर डायरेक्टर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और जोकिंगली पूछता है कि क्या उसने पूल इंसिडेंट के दौरान अपना सिर मार लिया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि बैफोमेट लग्जरियस पेंट हाउस मांगेंगे। लेकिन बैफोमेट सिंपली स्टेट्स करता है कि वो हाई अप नहीं रहना चाहता, उसे ट्रैप्ड महसूस होता है। ये रिएक्शन डायरेक्टर को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मिस्टर मा टॉपिक शिफ्ट करता है कि ओरिएंटेशन के पहले दिन के बाद कुछ सिग्निफिकेंट होता है। वो जवाब देता है कि कुछ नहीं होता। हालांकि बैफोमेट को याद आता है कि ग्रिफिन की आंखें पूरे ऑर्डील में उसे फॉलो कर रही थीं, लेकिन वो उस समय इसे मेंशन नहीं करता। किसी ने उसे उसके नए घर में मूव करते देखा और सोचता है कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंसिंग दिस, बैफोमेट को एक शार्प अवेयरनेस महसूस होती है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन मिस्टर मा किसी को नहीं देख पाता। फिर वो टॉपिक शिफ्ट करता है बैफोमेट की नई जॉब की तरफ और अपोलोजाइज करता है कि ओरिएंटेशन के तुरंत बाद उसे काम देना पड़ा, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि वो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट फिट है। टिपिकली रुकीज को ओरिएंटेशन के बाद 4 के ग्रुप्स में रखा जाता है। हर ग्रुप अपने स्किल्स बैलेंस करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेंटर। श्योर इनफ, उसका ग्रुप उसका इंतजार करता है, जबकि मेंटर उसका कोड नेम कॉल करता है। मेंटर टीज करता है कि ये ऑनर है इतनी फेमस इंसान को गाइड करना। बैफोमेट ग्रम्पी है, इरिटेटेड है कि उसे पूरे ऑर्डील की मॉनिटरिंग करनी है। वो याद करता है मिस्टर मा की बात ड्राइव हंटिंग के बारे में, एक मेथड जिसमें हंटर्स किसी एनिमल को उसके डेथ एंड तक कॉर्नर करते हैं। वो इन्फॉर्म्ड है कि एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड सभी क्राइम्स के पीछे है, लेकिन उसका मेंटर सिर्फ एक पपेट है जिसे फॉलो करना है ताकि असली कल्प्रिट तक पहुंचा जा सके। लेकिन मिस्टर मा वॉर्न करता है कि अगर मेंटर बी क्लास हंटर है तो मास्टरमाइंड उसका सुपीरियर रैंक में उससे भी ऊपर होगा। अगर वो बी क्लास हंटर को नहीं हरा सकता तो मास्टरमाइंड को डेफिनेटली नहीं हरा सकता, जो उसके लीग से बहुत ऊपर है। अब प्रेजेंट मोमेंट में मेंटर इंट्रोड्यूस करता है खुद को क्वार्ट्स के रूप में, जो बी क्लास हंटर है। पहले फ्रीलांस हंटर था, लेकिन अब गवर्नमेंट के साथ काम करता है स्टेबल जॉब के लिए। फिर वो बैफोमेट से पूछता है कि क्या उसने किसी तरह ऑफेंड किया, जिसे बैफोमेट क्विकली डिनाई करता है। क्वार्ट्स कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। हालांकि बैफोमेट के थॉट्स वापस ड्रिफ्ट करते हैं उसकी कॉन्वर्सेशन की तरफ मिस्टर मा के साथ, जिसने उसे हंटर बनाने की बात कही थी, जो अदर हंटर्स को हंट करता है। मिस्टर मा इंसिस्ट करता है कि ये नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है। हंटर्स शुरुआत करते हैं एनिमल्स को हंट करके और इवेंचुअली अपने ही काइंड को हंट करते हैं। बैफोमेट हंटिंग लॉजिक में ज्यादा केयर नहीं करता, लेकिन मिस्टर मा कंटिन्यू करता है कि ये प्रोसेस का पार्ट है। वे बिना इंफॉर्मेशन गैदर किए टारगेट कैच नहीं कर सकते, लेकिन बैफोमेट का पर्पस सिर्फ इंटेल गैदर करना नहीं है। उसे अपने मेंटर के पास इस तरह जाना है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। केवल तभी वो उसे अलाइव एप्रीहेंड कर सकता है इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। प्रेजेंट मोमेंट में बैफोमेट थ्रिल्ड है इस थॉट से कि प्रे को अलाइव पकड़ना, जिसका मतलब है कि वो शायद उसके किसी लिम्ब को काट भी सकता है। हालांकि वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि टारगेट के पास कैसे जाए। फिर उनके मेंटर उन्हें डी क्लास गेट दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें डी क्लास मॉन्स्टर से फेस करना है। रुकीज को ये डंजन अंडर सुपरविजन क्लियर करना होगा। एक रुकी पॉइंट आउट करता है कि वे तो केवल एफ क्लास हंटर्स हैं पेपर पर। मेंटर एक्सप्लेन करता है कि वे अभी भी डी रैंक डंजन क्लियर करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये लोएस्ट रैंक है रुकीज के लिए। वो ऐड करता है कि उन्हें ओरिएंटेशन के दौरान इसके लिए ट्रेन किया गया होगा। रुकीज एक दूसरे को ग्लांस करते हैं, रियलाइजिंग कि कोई कुछ याद नहीं करता।
इस समय बैफोमेट एक्सप्लेन करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एफ या ई रैंक मॉन्स्टर्स मिलिट्री वेपन से मारे जा सकते हैं, इसलिए डी क्लास मॉन्स्टर्स हंटर्स को असाइन किए जाते हैं। मेंटर उसे प्रेज करता है कि उसने ये इंपॉर्टेंट डिटेल याद रखा। असल में बैफोमेट लेक्चर के दौरान सो गया था, लेकिन मिस्टर मा ने फोर्सफुली उसे पूरा मैनुअल मेमोराइज करवाया था ताकि मेंटर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मेंटर बैफोमेट की एक्सप्लेनेशन से अग्री करता है, कंफर्म करता है कि डी क्लास मॉन्स्टर्स मिलिट्री वेपन से नहीं मारे जा सकते। वो अश्योर करता है कि टीम वर्क से वे मिशन जल्दी फिनिश कर लेंगे। फिर वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वे अपने वेपन्स ग्रैब करें और गेट में एंटर करें। जब वो बैफोमेट से उसका वेपन पूछता है, बैफोमेट बस अपने फिस्ट्स की ओर पॉइंट करता है। मेंटोर इस बात की उम्मीद नहीं करता क्योंकि बैफोमेट फाइटर टाइप के रूप में क्लासिफाई नहीं है। तभी कोई उसे धक्का देता है, टॉन्ट करता है कि वो नो इट ऑल जैसा एक्ट कर रहा है। देखते ही बैफोमेट पहचान जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन पर उसकी बैड माउथिंग की थी। कुछ समय बाद वे डंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। बल्कि वाला मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन उसकी प्राइड फेड हो जाती है जब पीछे से एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। मेंटोर अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि बल्कि वाला स्ट्रांग है लेकिन क्लमजी, एजिलिटी में कमजोर। फिर वो ऑब्जर्व करता है कि लड़की अपने डैगर के साथ मॉन्स्टर की तरफ रश करती है। वो फास्ट और ब्रेव है लेकिन परसिस्टेंस में कमजोर। तीसरा स्टूडेंट मॉन्स्टर को मैजिक ब्लास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन मिस करता है। उसकी पावर अच्छी है लेकिन एम टेरिबल। तीनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और स्किल की कमी है। फिर मेंटोर की नजर बैफोमेट पर पड़ती है जो पूरी तरह बोर्ड लग रहा है, जबकि मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वो आसानी से हर स्ट्राइक डॉज करता है, यहां तक कि जब दो मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करते हैं। अपना सिर डक करता है, फिर डॉज करता है, एक मॉन्स्टर को किक कर डेथ तक पहुंचा देता है और दूसरों की तरफ रश करता है। अपने बेयर हैंड से वो दो मॉन्स्टर्स पकड़ता है, एक एक हाथ में, और एफर्टलेसली क्रश कर देता है। वो कंप्लेन करता है कि हाथ गंदे हो गए। मेंटोर नोटिस करता है उसकी परफेक्ट स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जजमेंट। बैफोमेट क्लियरली इर्रेगुलर्स कैटेगरी में आता है, यानी जो ओवरवेलमिंग रॉ टैलेंट रखते हैं। लेकिन मेंटोर रियलाइज करता है कि सिर्फ टैलेंट उस लेवल की मास्टरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ और है। तभी बैफोमेट ऑकवर्ड स्माइल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर मा ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था। कुछ समय बाद वे बाकी मॉन्स्टर्स फिनिश कर देते हैं बिना कोई मेजर इंजरीज हुए। एरिया क्लियर होने के बाद वे नेक्स्ट जोन में मूव करने की तैयारी करते हैं, लेकिन बैफोमेट सैटिस्फाइड नहीं है। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स बहुत वीक है और अब वो इन वर्थलेस क्रीचर्स से फाइट कर रहा है। वो चाहता है स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट और मेंटोर की तरफ देखता है जो बी क्लास हंटर है। वो चाहता है कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट उसे एक रियल इंप्रेशन दे ताकि वो सिंगल मूव में चैलेंज दे सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कुछ समय बाद वे डंजन के अंदर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए एडवांस करते हैं। मेंटोर टेकन अबैक है जब बॉस अपीयर नहीं होता, जबकि ये सभी स्मॉल फ्राई किल करने के बाद दिखना चाहिए था। वो ऑर्डर देता है कि सभी बॉडीज एक जगह इकट्ठा करें और वे कंप्लाई करते हैं। जब वे फिनिश करते हैं, मेंटोर एक्सप्लेन करता है कि बॉस मॉन्स्टर के अपीयर होने के दो कंडीशंस हैं। सभी लेसर डीमंस क्लियर हो जाने चाहिए या बॉस को स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ ब्लड के द्वारा ड्रॉ किया जाना चाहिए जो उसे फ्रैंटिक कर देता है। अगले ही पल जमीन उनके नीचे शेक करने लगती है और ट्रियो टेरर में फ्रीज हो जाता है जब एक मैसिव डेथ वॉर्म उनके सामने इमर्ज करता है। मेंटोर वार्न करता है कि ये मॉन्स्टर ब्लड के लिए अट्रैक्ट होता है और उसे ईटन नहीं होने देना चाहिए। बल्कि रुकी शेयर साइज देखकर हॉरिफाइड होता है और साइलेंटली होप करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मेंटोर स्टेप इन करेगा। वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन बैफोमेट उसे साइड में किक कर देता है और उसका वेपन ले लेता है। एवरीवन गैस्प करता है, वार्न करता है कि वो किसी और का बाउंड आइटम यूज नहीं कर सकता, लेकिन बैफोमेट उन्हें इग्नोर करता है। मेंटोर पोलाइटली रिमाइंड करता है कि वो रेकलेसली एक्ट ना करे क्योंकि वे उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी बैफोमेट नहीं सुनता। वो इतनी ऊंचाई तक लीप करता है कि बाकी लोग डिसबिलीफ में उसे स्टेयर करते हैं। मेंटोर सोचता है कि अब बैफोमेट के लिए गेम ओवर है, लेकिन इसके बजाय हमारा लड़का डेथ वर्म को साफ तौर पर दो हिस्सों में काट देता है और स्मूथली ग्राउंड पर लैंड करता है। मेंटोर फ्रोजन खड़ा रह जाता है, विश्वास ही नहीं कर पाता कि बॉस मॉन्स्टर ऑलरेडी डेड है। बैफोमेट को अपने समय की याद आती है जब वो माइंस में बॉस था और लोग उसकी शक्ति के लिए उसका सम्मान करते थे। ये नियम उसे ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद समझ में आता है। उसकी हाल की एक्शंस उसके कंपेनियन से ग्रजिंग एडमिरेशन अर्न करती हैं, जबकि लड़की पहले ही उसके लिए फॉल कर चुकी है। मेंटोर क्लैप करता है प्रेज में और बैफोमेट स्मग फील करता है, सोचता है कि मेंटोर उसे दोस्त बनाना चाहता है।
लेकिन मेंटोर उसे शॉक देता है, कहते हुए कि बैफोमेट को आगे गाइडेंस की जरूरत नहीं है, मतलब वो अकेले काम करने में केपेबल है। ये बैफोमेट को वरी करता है क्योंकि उसकी मिशन अभी भी मेंटोर के करीब पहुंचने की है। उसे अर्ली ग्रेजुएशन के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है और मेंटोर प्रॉमिस करता है कि वो उसे डिमोनिक बीस्ट क्रिस्टल्स का शेयर देगा, जिसे हंटर एजेंसी में कैश के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। बैफोमेट अपनी स्ट्रेंथ को डाउन प्ले करता है, कहता है कि बॉस मॉन्स्टर इतने वीक था कि उसके टीममेट्स भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन मेंटोर और बाकी लोग क्लियरली डिसएग्री करते हैं। फिर मेंटोर उन्हें डिसमिस कर देता है, एडवाइस करते हुए कि डॉक्टर की विजिट कर ले अगर जरूरत हो, और बैफोमेट को लक की शुभकामनाएं देता है। बैफोमेट स्ट्रेस्ड और सोचते हुए कि उसने क्या गलती की, तब वो इंटरप्ट होता है जब लड़की उससे उसका नंबर मांगती है। बाद में मिस्टर हर्मा स्वीकार करता है कि उसने मुश्किल मिशन असाइन कर दिया और बैफोमेट को आसान टास्क देता है। टास्क है सी रैंक क्रिमिनल हंटर को लीगली एलिमिनेट करना, क्योंकि वो वांटेड है, और डंजन का बॉस भी स्ले करना ताकि बॉडी भी डिसअपियर हो जाए। मिशन कंप्लीट करने और डिमोनिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करने के बाद बैफोमेट खुद को स्टीम्ड पॉक और स्ट्यू के बोल से ट्रीट करता है। मिस्टर मा के अर्लियर क्वेश्चन को याद करते हुए कि क्या डिफीट उसे फ्रस्ट्रेट करता है, वो वॉल में अपना फिस्ट स्लैम करता है और क्वार्ट्स को कर्स करता है। अगले दिन क्वार्ट्स फिर से अपनी टीम के साथ डी क्लास डंजन क्लियरेंस के लिए लीड करता है। बैफोमेट पास की वॉल से वॉच करते हुए समझता है कि फ्रेंडली प्रीटेंस अब काम नहीं करेगी। उसे बस क्वार्ट्स पर नजर रखनी है ताकि क्रिमिनल एविडेंस मिल सके। वो हंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल याद करता है, प्रे को समझना, प्रे की एक्टिविटीज, उसके ह्यूमंस के साथ रिलेशनशिप्स। बैफोमेट सब ऑब्जर्व करता है ताकि क्लू मिल सके। क्वार्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद वो कुछ सस्पिशियस नहीं पाता। क्वार्ट्स बस काम करता है और घर जाता है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटी का कोई ट्रेस नहीं। अब वो समझता है कि मिस्टर मा है उसे उसके करीब जाने के लिए क्यों सजेस्ट किया, लेकिन बैफोमेट के अपने इन्वेस्टिगेशन मेथड्स बहुत ब्रूटल हैं। अगर ये डीमन वर्ल्ड होता तो वो क्वार्ट्स का हाथ काट देता, उसे बाइंड करता और टॉर्चर करता जब तक कि वो अपनी क्रिमिनल टाइज की पूरी जानकारी ना दे दे। कुछ समय के लिए वो ऐसा करने पर भी कंसिडर करता है। तभी क्वार्ट्स कुछ सेंस करता है और पीछे देखता है, लेकिन बैफोमेट हिडन रहता है। अब वो समझता है कि इसे ह्यूमन वे में सॉल्व करना है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि कैसे। अचानक वो देखता है कि क्वार्ट्स कहीं रश कर रहा है और अपनी वाइफ युआन को बुला रहा है। महिला जल्दी ही अपीयर होती है। क्वार्ट्स तुरंत पूछता है कि उसने उसके कॉल्स क्यों नहीं उठाए। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने अपना फोन शॉपिंग कार्ट में छोड़ दिया था। उसकी केयरलेसनेस उसे स्केयर करती है और वो ट्रेम्बलिंग हैंड्स के साथ उसे हक करता है। दोनों फिर घर की तरफ वॉक करते हैं, जबकि बैफोमेट को पता चलता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। इसी बीच टायोंग अपना मिशन कंप्लीट करता है और क्रिमिनल को मार देता है। अब बस बॉडी डिस्पोज करनी है और उसे एक्सीडेंट की तरह दिखाना है। क्वार्ट्स घर रश करता है और बैफोमेट को अपनी वाइफ के साथ देखकर स्टार्टल हो जाता है। वो डिमांड करता है कि बैफोमेट उसके घर में क्या कर रहा है। उसकी वाइफ जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि वो कार से ऑलमोस्ट हिट होने वाली थी और बैफोमेट ने उसे बचाया। बैफोमेट इंजर्ड हो गया और हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उसे घर लाया ताकि उसके वुंड्स का ध्यान रखा जा सके। वो ये भी पता लगाती है कि वो हंटर है, लेकिन क्वार्ट्स क्लियरली खुश नहीं है उसे देखकर। वो बैफोमेट के हाथ को रोकता है जब वो फैमिली फोटो लेने जाता है। थैंकिंग हिम, क्वार्ट्स कहता है कि वो कार की प्लेट नंबर और बाकी डिटेल्स डिस्कस करना चाहता है और पोलाइटली कहता है कि वो बाहर स्टेप करे बात करने के लिए। हालांकि उसकी वाइफ इंसिस्ट करती है कि बैफोमेट डिनर के लिए वहीं रहे। बाद में दोनों हस्बैंड और वाइफ शॉक्ड हो जाते हैं उसकी एपेटाइट देखकर। वाइफ अग्री करती है, उसे और देती है, और जैसे ही वो डिशेज ले जाती है, बैफोमेट उसे ध्यान से देखता है। वो पूछती है कि क्या वो कुछ चाहता है, लेकिन वो डिक्लाइन करता है। फिर भी वो उसे एक्स्ट्रा साइड डिशेस लाती है। बैफोमेट हालांकि उसे कुछ अदर वर्ल्डली सेंस करता है। क्वार्ट्स पूछता है कि उसके इंडिपेंडेंट हंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बैफोमेट उसे टॉन्ट करता है, कहता है कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। क्वार्ट्स डिफेंड करता है, कहता है उसने वही किया जो सही लगा, क्योंकि वो अब उसका मेंटोर नहीं रह सकता। उनकी बातचीत तब इंटरप्ट होती है जब एक प्लेट गिरती है। क्वार्ट्स की वाइफ कहती है कि वे बातचीत कंटिन्यू रखें, वो हैंडल कर लेगी। उसको ऑब्जर्व करते हुए बैफोमेट कमेंट करता है कि क्वार्ट्स अपनी वाइफ के प्रति केयरिंग है, थोड़े से जोड़ते हुए कि वो ऑलरेडी उसे खो चुका है। क्वार्ट्स इस रिमार्क से स्टार्टल्ड हो जाता है। बैफोमेट जल्दी से टोन चेंज करता है, कहता है कि उसका मतलब था कि वो कार की प्लेट नंबर प्रोवाइड कर सकता है और एक पीस ऑफ पेपर मांगता है। असल में क्वार्ट्स की वाइफ बहुत पहले ही डेड हो चुकी है। स्टोरी फ्लैशबैक होती है क्वार्ट्स और युआन की लाइफ पर, जब वे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। वे हमेशा साथ रहते हैं, हर स्कूल और लाइफ फेज में। बाद में वे मैरिज में बंधते हैं, सोचते हुए कि यही उनका हैप्पी एवर आफ्टर होगा। मैरिज के बाद क्वार्ट्स डिस्कवर करता है कि वो इर्रेगुलर हंटर है, हालांकि युआन हैप्पी नहीं है उसके प्रोफेशन से।
ये अच्छा जॉब है, ग्रेट पोटेंशियल के साथ, लेकिन ये उसके हस्बैंड को फ्रंट लाइन पर रखता है जो डेंजरस है। क्वार्ट्ज इसके बजाय एक्साइटेड है कि वो रेयर और वैल्यूएबल आइटम्स के जरिए रिच बन सकता है। लेकिन युआन नहीं चाहती कि वो अपनी लाइफ रिस्क करे सिर्फ पैसे के लिए। वो सिर्फ सेफ रहना चाहती है। उसकी सेक के लिए क्वार्ट्ज फेम और ग्लोरी का परस्यूट छोड़ देता है और मेंटर बनने में सेटल कर जाता है। ये जॉब आसान नहीं है। कभी कभी वो ऐसे नॉविस हंटर्स को गाइड करता है जो उम्र में उससे बड़े होते हैं। वो होप करता है कि इवेंचुअली वो इसकी आदत डाल लेगा। एक दिन वो घर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस लाता है जो इंस्टेंटली किसी को डेजिग्नेटेड एरिया में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वो ये डिवाइस युआन को देता है और कहता है कि इमरजेंसी में इसका यूज करे। फिर उनकी लाइफ का एक पीस तब शैटर्ड हो जाता है जब एक गेट शॉक अकर होता है। युआन मॉन्स्टर्स से हाइड करती है और डेस्परेटली उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को खोजती है ताकि वो एस्केप कर सके। प्रेजेंट में उसे रियलाइज होता है कि उसने कभी उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज नहीं किया क्योंकि वो उस दिन मर गई थी। स्टोरी फिर फ्लैशबैक होती है उस ट्रैजिक मोमेंट पर। युआन देखती है कि एक वुमन डेंजर में है और उसे एस्केप करने में हेल्प करती है। दोनों भागते हैं लेकिन युआन ट्रिप होकर गिर जाती है। वो वुमन पूछती है कि क्या वो ठीक है और युआन जल्दी से कहती है कि वो वुमन पास के शेल्टर में जल्दी से चली जाए। केओस के दौरान टेलीपोर्टेशन डिवाइस उसके बैग से स्लिप हो जाता है और वो वुमेन उसे नोटिस कर लेती है। अपनी सर्वाइवल को प्रायोरिटी देते हुए वो वुमेन उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करती है और सेफ एस्केप कर जाती है। नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही वो वुमेन वैनिश होती है, एक मॉन्स्टर युआन के पीछे अपीयर हो जाता है। अब प्रेजेंट में युआन एडमिट करती है कि वो उस दिन मर गई थी, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाई कि वो अभी भी कैसे अलाइव है। शायद इसका कुछ कनेक्शन उसके हस्बैंड से है। असल में हमारा लड़का बाफोमेट क्वार्ट्ज को उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देता है जो युआन को हिट करने के लिए रेंट की गई थी। अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके क्वार्ट्ज उस कस्टमर को ट्रेस करता है और उसका एड्रेस ऑब्टेन करता है। जब वो उस घर का डोर खोलता है, क्वार्ट्ज शॉक्ड हो जाता है अंदर अपनी वाइफ को देखकर। वो पूछता है कि वो वहां क्यों है, लेकिन आंसर उसकी वाइफ से नहीं आता बल्कि बाफोमेट से आता है। बाफोमेट डोर बंद करता है और रिमार्क करता है कि उसे पहले से पता था कि क्वार्ट्ज आएगा क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। बाफोमेट कमेंट करता है कि उसे क्वार्ट्ज की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसे यकीन है कि इस आदमी ने अपने क्राइम्स सिर्फ इसलिए किए ताकि वो अपनी वाइफ को वापस ला सके। जब बाफोमेट उसके पास आता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, क्वार्ट्ज वार्निंग देता है, मत छुओ। बाफोमेट कहता है कि जैसे ही वो समझेगी कि वो डेड है, शायद वो एक कॉर्प्स की तरह स्विच ऑफ हो जाएगी। क्वार्ट्ज एंगर में आ जाता है और फिर से वार्निंग देता है, लेकिन बाफोमेट प्रेस करता रहता है और पूछता है कि उसने उसे रेजरेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया। क्वार्ट्ज शाउट करता है, उसे मत छुओ। फिर भी बाफोमेट अनफेस्ड रहता है, युआन को पकड़ता है और कैजुअली उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। वो क्वार्ट्ज से कहता है कि वो पहले ही डेड है और अगर सच में उसके पास उसे रेजरेक्ट करने की पावर है तो आप प्रिटेंड करना बंद कर दे। क्वार्ट्ज का एंगर आखिरकार बॉयल ओवर हो जाता है। वो अपने इन्वेंट्री से एक वेपन समन करता है। बाफोमेट भी रेडी हो जाता है और कहता है कि उसे क्वार्ट्ज अलाइव चाहिए, इसलिए वो बस उसके हाथ काट देगा। एक लाउड क्रैश से पूरी बिल्डिंग हिल जाती है जब उनके वेपन्स क्लैश होते हैं। क्वार्ट्ज अटैक करता है और बाफोमेट अपने डैगर से ब्लॉक करता है। क्वार्ट्ज फिर अपना वेपन थ्रो करता है जिससे बाफोमेट का डैगर गिर जाता है। बाफोमेट रश करता है स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन क्वार्ट्ज इतना स्ट्रांग होता है कि वो ब्लो विथस्टैंड कर लेता है और इंस्टेंटली अपने इन्वेंट्री से दूसरा वेपन समन कर लेता है। फाइट के दौरान क्वार्ट्ज की मेमोरीज फ्लड बैक होने लगती हैं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक वे हमेशा साथ थे। वो उस मोमेंट को याद करता है जब उसने उसकी लाइफलेस बॉडी देखी थी और समझ नहीं पाया था कि वो यहाँ कैसे खड़ी हो सकती है जबकि उसके पास टेलीपोर्टेशन डिवाइस था। फिर उसे रियलाइजेशन होती है कि किसी ने वो डिवाइस चुरा लिया था और वो शेल्टर गया ताकि उसे अवेंज कर सके। उसने जान लिया था कि अगर सिर्फ एक इंसान मर जाए तो कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन जब वो शेल्टर पहुंचा उसने पाया कि वो वुमन जो डिवाइस लेकर गई थी पहले ही डेड थी और अंदर मौजूद सभी लोग भी मरे हुए थे। वो शेल्टर मॉन्स्टर से इन्वेड हो चुका था। उसकी वाइफ उस दिन डेड होने वाली थी चाहे कुछ भी हो।
फिर भी वो जानता था कि वो युआन को छोड़ नहीं सकता, नॉट इवन इन डेथ। अब प्रेजेंट में बैफोमेट रिमार्क करता है कि क्वार्ट्ज ने शायद किसी तरह उसे रेजरेक्ट करने का तरीका खोज लिया, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्वार्ट्ज कोल्डली जवाब देता है कि उसे मारने के बाद वो फिर से अपनी वाइफ के पास लौट सकता है। फिर वो अपना सेलेस्टियल स्पीयर समन करता है और बैफोमेट पर लंच करता है। बैफोमेट, जिसे पूरी स्टोरी और थ्रेट के बावजूद पूरी तरह नॉनशलेंट रहता है और क्वार्ट्ज के आर्म पर स्लैश करता है। ब्लड स्पिल होने लगता है जैसे जैसे उनकी बैटल इंटेंसिफाई होती है। बैफोमेट की स्वॉर्ड क्वार्ट्ज के बॉडी में एक गहरी कट करती है, जिससे वो स्टंबल करता है और उसके वूंड से ब्लड बहने लगता है। बैफोमेट उसे मॉक करता है और कहता है कि जो फाइटर्स अपनी इमोशन से कंट्रोल होते हैं वे हमेशा फॉल अपार्ट हो जाते हैं। क्वार्ट्ज अपनी साइड पकड़ता है ट्रेम्बलिंग और बैफोमेट से कहता है कि ये फाइट ऑलरेडी लॉस्ट है। जिस मोमेंट फीलिंग्स टेक ओवर होती हैं, बैटल एंड्स हो जाती है। 2 वीक्स की प्रेपरेशन और ये फाइट इतनी वीक और डिसअपॉइंटिंग निकलती है। बैफोमेट का पेशेंस स्नैप हो जाता है और थ्रेटन करता है कि अगर क्वार्ट्ज ने रियल फाइट नहीं दिखाई तो वो उसके हर लिम्ब को टीयर कर देगा। क्वार्ट्ज की आवाज ट्रेम्बल करती है और मांग करता है कि बैफोमेट उसे बताए कि वो उसकी वाइफ को वापस लाने की कोशिश में क्यों इंटरफियर कर रहा है। बैफोमेट उसे याद दिलाता है कि उसका ड्यूटी एक हंटर के तौर पर लॉ ब्रेकर्स को हंट करना है, लेकिन क्वार्ट्ज इंसिस्ट करता है कि किसी की लाइफ बचाना कभी क्राइम नहीं हो सकता। ये रीजनिंग बैफोमेट का एंगर और ज्यादा बढ़ा देती है और ऐसे एक्सक्यूजेस उसके ब्लड को बॉयल कर देते हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो पहले ही अनकवर कर चुका था कि एक फॉरबिडन डील हुआ था जो हर रूल को तोड़ता है। फिर भी ये आदमी इनोसेंट बनने की प्रिटेंड करता है और उसकी हिपोक्रेसी बैफोमेट को डिस्कस्ट कर देती है। बैफोमेट फिर से अपनी ब्लेड उठाता है और कहता है डेथ फील्स लाइक द ओनली प्रॉपर एंड, लेकिन स्ट्राइक करने से पहले युआन का बॉडी थोड़ा जर्क करता है। फिर उसकी ब्रोकन वॉइस उसके मुंह से निकलती है और वो धीरे से कहता है, ब्लड की स्मेल। उसी पल एक सिस्टम वार्निंग दोनों आदमियों के सामने फ्लैश होती है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि एक अनस्टेबल डिमोनिक एंटिटी बन चुकी है जो फेल्ड रेजरेक्शन से पैदा हुई है और सभी हंटर्स को उसे खत्म करने का आदेश देती है। तभी एक मॉन्स्ट्रस फिगर अचानक अंदर बर्स्ट करता है। उसके बॉडी का आधा हिस्सा युआन का है और आधा डीमन का। क्वार्ट्ज वहीं फ्रीज हो जाता है। उसके फेस पर हॉरर फैल जाता है जब उसे समझ आता है कि उसकी वाइफ अब क्या बन चुकी है। वो क्रीचर बार बार अपनी क्रेविंग फॉर ब्लड रिपीट करती है और उसकी तरफ क्रॉल करती है। बैफोमेट आगे एक स्टेप करता है, उसकी फ्यूरी राइजिंग, क्योंकि उस डीमन ने उसके प्रे को छूने की हिम्मत की थी। एक क्लीन स्विंग में वो उसके एक टेंटिकल को काट देता है। डीमन जोर से स्क्रीम करती है, हेयर शेक होती है और वो कोलैप्स हो जाती है। क्वार्ट्ज अपनी वाइफ का नाम बार बार पुकारता है, इस सच से ब्लाइंड कि उसके सामने अब क्या खड़ा है। बैफोमेट का ऑरा भड़क उठता है। उसकी पैसिव स्किल डेथ थ्रोज एक्टिवेट हो जाती है। वो क्वार्ट्ज को डिस्डेन के साथ टॉन्ट करता है कि वो अभी भी फैंटेसी में फंसा है और उस मॉन्स्टर को नहीं देख रहा जो कभी उसकी वाइफ थी। डीमन उसे ग्लेयर करती है और ग्राउल करती है, एक किलिंग थ्रेट देते हुए। बैफोमेट हमेशा से कह रहा था कि इस रेजरेक्शन में कुछ रॉन्ग है। वो रूथलेस प्रिसीजन के साथ आगे रश करता है और उसे काट देता है। उसकी ब्लेड फ्लैश को टीयर करती है। बॉडी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और आईज पर सीधा स्ट्राइक होता है। ब्लड बारिश की तरह स्प्रे करता है। पूरा रूम लाल हो जाता है। जब साइलेंस छा जाती है तो युआन का सेवर्ड हेड उसके हस्बैंड के पैरों के पास गिरता है। क्वार्ट्ज उसकी लाइफलेस फेस को देखता है। उसकी आंखों से टीयर्स स्ट्रीम करने लगते हैं। बैफोमेट टूटे हुए रिमेन्स के पास से आगे स्टेप करता है। एक सिस्टम अलर्ट आता है जो बताता है कि उसका बिजर्क स्टेट ट्रिगर हो गया है, जो उसकी पैसिव स्किल का साइड इफेक्ट है। बैफोमेट हेड को पकड़ता है और अंडर ब्रेथ सिस्टम को कर्स करता है। टाइमिंग इससे बदतर नहीं हो सकती थी, लेकिन अब इससे हार्डली फर्क पड़ता है। उसके सामने खड़ा फूल पहले ही डेथ के लिए मार्क्ड है। बिजर्क स्टेट जल रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही थॉट बचता है, अगर क्वार्ट्ज अपनी वाइफ के साथ इतना रहना चाहता है तो उसे भी डेथ में फॉलो करना चाहिए। लेकिन मूव करने से पहले एक और वार्निंग फ्लैश होती है। बॉडी का 99% डेंजर लेवल टच हो चुका था। उसके लिम्स अचानक लॉक हो जाते हैं और सिस्टम मूवमेंट फ्रीज कर देता है ताकि कोलैप्स ना हो सके। बैफोमेट स्ट्रगल करता है। हर मसल अदृश्य चेन्स के नीचे ट्रेम्बलिंग करती है।
क्वार्ट्स उसे ग्लेयर करता है, अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सब कुछ के लिए बैफोमेट को ब्लेम करता है। बैफोमेट डेस्परेट होता है एक लास्ट स्ट्राइक देने के लिए, लेकिन उसका बॉडी रिफ्यूज कर देता है। क्वार्ट्स अपनी वेपन हाई उठाता है और कहता है कि बैफोमेट का फेट उसकी अपनी चॉइस है। बैफोमेट सिस्टम को कर्स करता है, गुस्से में कि उसने इंटरफियर किया। तभी इंटरफेस कहता है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा किया। ये सुनकर बैफोमेट स्टन रह जाता है। उसी समय एक और फिगर स्टेप करता है। माँ अचानक अपीयर होता है और अपनी फुट से लाइटनिंग स्पीड में क्वार्ट्स पर स्ट्राइक करता है। हैवी क्रशिंग फोर्स के साथ क्वार्ट्स फ्लोर पर स्लैम हो जाता है। माँ बैफोमेट की उसके मेंटर के क्राइम्स की डिस्कवरी को एक्नॉलेज करता है। वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन रफ थी लेकिन वर्थवाइल थी। वो खुद क्लीन अप करने की ऑफर करता है, लेकिन बैफोमेट इंसिस्ट करता है कि अगर सिस्टम ने नहीं रोका होता तो वो फाइट फिनिश कर चुका था। माँ उसकी बात पर एक आईब्रो रेज करता है। बैफोमेट फिर से दोहराता है कि विक्ट्री उसके ग्रास्प में थी बिफोर सिस्टम लॉकडाउन। डीप डाउन वो जानता है कि अगर वो और स्ट्रॉन्गर होता तो ये सब नहीं होता। माँ उसकी कंडीशन चेक करता है और पूछता है कि क्या वो अभी मूव कर सकता है। आवर्स लेटर माँ चुपचाप कार में बैठा रहता है। तायोंग पूछता है बैफोमेट की स्टेट के बारे में। माँ एक्सप्लेन करता है कि उसने एक आर्म डिमांड किया था, इसलिए उसने एक आर्म दिया और उसे एम्बुलेंस में लोड किया।